वेस्पर थ्योरी के अगर हम एडवांटेजेस की बात करते हैं तो हमारे पास में एक तो बहुत सिंपल सी बात करके आती है कि इट इज अ वेरी सिंपल थ्योरी टू यूज। बहुत सिंपल थ्योरी है, ऑक्टेट रूल का ही यूज करती है और इसमें बहुत ज्यादा कोई तामझाम नहीं है। सिंपल सी बात करती है कि भाई ऐसा होता है तो ऐसा होता है और ऐसे स्ट्रक्चर बन जाते हैं। बहुत सिंपली आप इसको पढ़ सकते हो। तो सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आपका ये किसके बारे में बता रही है, ये शेप एंड ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में आपको बताती है। ये शेप एंड ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में अच्छे से आपको बताती है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन उसी के साथ में आपके साथ में एक दिक्कत है, उसी के साथ में एक प्रॉब्लम है इस थ्योरी में कि आपकी क्या फायदे हैं। कुछ फायदे हैं तो उसके कुछ नुकसान भी होंगे, डिसएडवांटेजेस या लिमिटेशंस या कुछ कमियां होंगी। इसमें लिमिटेशन से मतलब है कुछ कमियां होंगी। अब वो कमियां क्या होती हैं उनको देख लेते हैं हम एक बार। तो कमियों की अगर हम बात करें तो सबसे पहली बात ये है कि आपको ये शेप एंड साइज एंड ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में तो बता रहा है, पर दिक्कत ये है कि आपको मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी के बारे में कुछ बात नहीं बता रहा। स्टेबिलिटी कैन नॉट बी डिफाइंड। ठीक है, ये आपको स्टेबिलिटी के बारे में कुछ भी नहीं बता रहा है। बस यहाँ मॉलिक्यूल कैसा दिखता है वैसा बता देगा आपको, कहाँ का बॉन्ड बनाना है, कहाँ का लोन पेयर बना रहा है, ये सब भी बता देगा आपको। लेकिन अभी भी आपके साथ ये कमी चल रही है कि आपको ये नहीं बता पा रहा कि मॉलिक्यूल स्टेबल है कि नहीं, क्यों। ठीक है, और स्टेबल है कि नहीं है। दूसरी बात, मॉलिक्यूल की रिएक्टिविटी के बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकता। रिएक्टिविटी कैन नॉट बी डिफाइंड, क्यों, क्योंकि इसने सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड को एक जैसा मान दिया था। पहले जब हम सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड की बात कर रहे थे तो इसने सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्स को एक जैसा मान लिया था। तो बोला तो मुझे सिंगल से मतलब नहीं, मुझे डबल से मतलब नहीं है, मुझे बस बॉन्ड होना चाहिए, वहां पे इलेक्ट्रॉन पेयर होना चाहिए और कुछ नहीं। तो इसने उसमें कुछ नहीं माना। तो यहाँ पे फिर से कमी निकल के आ गई कि आपका ये रिएक्टिविटी के बारे में कोई दिक्कत नहीं कर पा रहा। और भी इसकी कमियां निकल कर आई कि इट फेल्ड फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। दिक्कत और क्या हुई कि इट फेल्ड टू एक्सप्लेन द रिजल्ट्स फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज याद है आपको, हाँ जी। जिसमें आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, सेम होते हैं, उसमें आपकी ये फेल हो गई। इट ऑल्सो फेल्ड फॉर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन जो एलिमेंट्स थे आपके, मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट्स थे, उनके लिए भी ये फेल हो गई। ठीक है, और सबसे बड़ी कमी जो इसकी निकल के आई, इट वॉज नॉट बेस्ड ऑन क्वांटम थ्योरी। इट वॉज नॉट बेस्ड ऑन क्वांटम थ्योरी। एक्चुअली में हुआ क्या, द प्रॉब्लम वॉज दैट कि आप जो ये सब पढ़ते हो ना, कि आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एक शेल में घूम रहे होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन तो एक शेल में घूम रहे हैं, ये गलत नॉलेज होती है एक्चुअली में। ऐसा होता ही नहीं एक्चुअली में। ठीक है, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 आप जो पढ़ते हो अपना कि एक उसमें एटम में आपके सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं वो आपके आउटर मोस्ट शेल में घूम रहे हैं, वो बोलना गलत है। ठीक है, क्यों, क्योंकि क्वांटम थ्योरी बाद में आई थी, उन्होंने आपका कुछ और ही चीज निकाल के बताई थी जो कि आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ के आए हो। ठीक है, नहीं पढ़ के आए हो तो कोई बात नहीं, मैं उसका हल्का सा रिवीजन करवाऊंगा आपको जो मेरे काम का है इस चैप्टर के लिए। बाकी हम डिटेल में तो उस चैप्टर को हम वहां पढ़ेंगे अच्छे से, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो स्टेबिलिटी कैन नॉट बी डिफाइंड, और हम ये भी बोल सकते हैं कि इसमें ये क्या था, इट कैन नॉट प्रेडिक्ट इट कैन नॉट प्रेडिक्ट द नेचर ऑफ मॉलिक्यूल। ये आपका जब मॉलिक्यूल का जो नेचर है, नेचर से मतलब कि कितना, वही ये वाली बात है, कितना रिएक्टिव है, कितना उसका बॉन्ड लेंथ, मतलब बॉन्ड लेंथ के बारे में, बॉन्ड ऑर्डर के बारे में, ये बहुत ज्यादा नॉलेज आपको नहीं दे रहा था, बहुत अच्छी नॉलेज नहीं दे रहा था आपको। इसीलिए क्या हुआ कि हमें आपको न्यू थ्योरी वॉज रिक्वायर्ड। इसलिए प्रॉब्लम क्या हुई कि हमें क्या जरूरत पड़ी कि वी रिक्वायर्ड न्यू थ्योरी, वी रिक्वायर्ड न्यू थ्योरी। और ऐसी दो थ्योरी निकल के और आई। एक है आपकी वीबीटी, एक है आपकी वीबीटी जिसका नाम, और दूसरी होती है आपकी एमओटी। वीबीटी क्या होती है, इसको हम बोलते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बहुत अलग है, जो भी हमने अभी तक पढ़ा है उससे कोई इसका लेना देना नहीं है, बहुत अलग है। लेकिन अल्टीमेटली समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट है आपकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो आपको अभी इस चैप्टर में ना ये दो थ्योरी और पढ़ना बाकी है। अगर हम बात करें तो इस चैप्टर में टोटल 4 थ्योरी। जब मैं चैप्टर आपके सामने स्टार्ट किया था तो मैंने उस टाइम पे भी आपको बताया था कि आपको 4 थ्योरीज पढ़नी है। लुईस एंड कौशल थ्योरी जिसको हम ऑक्टेट रूल बोलते हैं। नेक्स्ट वॉज वेस्पर थ्योरी जो हमने पढ़ ली है। नेक्स्ट इज आपका वीबीटी जो भी हम आज पढ़ने जा रहे हैं। और नेक्स्ट इज योर एमओटी जिसको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बोलते हैं। तो ये 4 थ्योरी के बेस पे आपका हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी।
थोड़ा ध्यान देना, वापस से बता रहा हूँ कि थोड़ी सी दिक्कत होगी आपको इस थ्योरी में, क्योंकि थ्योरी एक बार में समझ में नहीं आती है, लेकिन समझ में आ जाएगी, इसलिए तो हम क्लास कर रहे हैं, तो उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो हम आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं, क्योंकि जल्दबाजी के चक्कर में गड़बड़ होती है। अब होता क्या है, आपने जो पढ़ रखा था, आपने जो एटम का मॉलिक्यूल पढ़ रखा है, इस एटम का जो स्ट्रक्चर पढ़ रखा था पहले दुनिया में, कि न्यूक्लियस है और आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, आपके घूम रहे होते हैं इस तरह से। ये थ्योरी पूरी तरह सही नहीं है। होता क्या है, आपके इसको हम बोलते हैं शेल, ठीक है। अब होता क्या है, शेल के अंदर क्या होते हैं, शेल के अंदर होते हैं आपके सब शेल। सब शेल कौन कौन से होते हैं, इसको हम बोलते हैं KLMN, वो सब होते हैं। और सब शेल के अंदर होते हैं आपके ऑर्बिटल्स, या ऑर्बिटल्स बोलते हैं उनको। सब शेल के अंदर होते हैं ऑर्बिटल्स, और ऑर्बिटल्स होते हैं आपने S, P, D, F, और आगे आगे और होते हैं, पर 3 ही, इससे ज्यादा आपको जरूरत है नहीं। आपने ये बताओ, पहली बात तो इनके बारे में पढ़ा है नहीं पढ़ा है, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? पढ़ा है सर। हाँ, बस थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होगा तो कुछ चिंता नहीं, देखो ये कुछ नहीं है, ऑर्बिटल्स होते हैं। अब होता क्या है, मैं सिर्फ अभी इस चैप्टर में हम सिर्फ 2 चीजों की बात करेंगे, एस और पी। जब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ेंगे तो हम डी की बात भी करेंगे, ऊपर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में से हम एस और पी ऑर्बिटल की बात करेंगे। एस ऑर्बिटल क्या होता है, कुछ नहीं है, कोई वैसे समझने वाली बात नहीं है। एक्चुअली में होता क्या है, जब आपकी क्वांटम थ्योरी निकल के आई, तो क्वांटम थ्योरी में ये निकल के आया कि एक्चुअली में आपका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके एक शेल्फ में नहीं घूम रहे। वो एक्चुअली में क्या होता है, वो अपने आप को रीअरेंज करते हैं और बाहर एक गोले के अंदर ही रहते हैं, लेकिन बीच में एक आपका एस शेल होती है, एस ऑर्बिटल होता है, जिसके अंदर वो एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है इस तरह से। बाकी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक नहीं एक्चुअली 2 होते हैं, बाकी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके पी ऑर्बिटल घूमते हैं, और पी ऑर्बिटल होते हैं कुछ इस तरह के। समझ में आया तो बहुत अच्छी बात, नहीं समझ में आया तो कोई घबराने वाली बात नहीं, पढ़ेंगे हम इसको इस तरीके से। ये होते पी, ऐसे फिर डी ऑर्बिटल होते हैं, पर डी ऑर्बिटल को हम बाद में देखेंगे, पी ऑर्बिटल्स हैं। तो पहले आप क्या करते हो, जैसे एग्जांपल लेते हैं, एक काम करते हैं एग्जांपल लेते हैं, तो सुनो एग्जांपल लेते हैं। अगर हमारे पास में कार्बन है, मुझे जल्दी से बताओ कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 6। 6 होता है। तो हमारे पास 6 है, इसका मतलब किसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है, राइट। अगर हम हाँ पुरानी जी। थ्योरी के हिसाब से इसका मॉडलिंग करते तो हम क्या करते, हम पुरानी थ्योरी के हिसाब से यहाँ पे न्यूक्लियस बनाते, इसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन लगा देते ऐसे, और उसके बाद क्या करते, उसके ऊपर फिर आपके 4 इलेक्ट्रॉन बाहर लगा देते। हम ऐसा कर देते अगर पुरानी थ्योरी से पढ़ते तो, लेकिन ऐसी थ्योरी नहीं है। थ्योरी में क्या होता है, ऑर्बिटल थ्योरी होती है। ऑर्बिटल थ्योरी क्या बोलती है आपकी, जो कि बोर्ड्स में दी थी, उन्होंने बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आपके एक वेव में घूमते हैं, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं दे आर पार्टिकल एज वेल एज वेव्स। वो जरूरी नहीं कि वो गोल ही घूमे, वो आपके वे में ऊपर नीचे भी घूम सकते हैं। तो ऐसे हम इसको रीअरेंज करते हैं, देखना 6 को हम सबसे पहले क्या करते हैं, आपका सबसे पहले आएगा आपका एस, और एस के अंदर होता है एक डिब्बा, मतलब इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे मार्क कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे मार्क कर दिया, तो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गए आपके एस में आते, तो हम इसको बोलेंगे 1s2। 1s2 का मतलब क्या है, फर्स्ट शेल में के एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन मैंने भर दिए। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ये स्ट्रक्चर एटम हम वापस पढ़ेंगे, लेकिन अभी समझ लो अच्छे से। अरे फर्स्ट शेल के एस ऑर्बिटल में मैंने 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब फर्स्ट शेल में आपका पी ऑर्बिटल नहीं होता है, फर्स्ट शेल में आपका पी ऑर्बिटल नहीं होता है। फिर क्या आता है उसके बाद में, उसके बाद सेकंड शेल आएगा। ये फर्स्ट शेल हो गया आपका खत्म, उसके बाद आएगा सेकंड शेल। सेकंड शेल में क्या होगा, सेकंड शेल में सिर्फ एस और पी होंगे, तो उसको हम कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे एस का हमने डब्बा बना दिया, सिर्फ एक डब्बा, और पी के होते हैं 3 डब्बे, ठीक है। वो ओके। डायग्राम से समझाएगा यहाँ पे आपको 3 डब्बे कौन कौन से होते हैं। एक होता है जिसको हम बोलते हैं पी एक्स, एक होता है जिसको हम बोलते हैं पी वाई, और एक होता है जिसको हम बोलते हैं पी जेड। तो ये हो गया आपका एस, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 2s। इसका नाम क्या हो जाएगा आपका 2px, 2py, और इसका नाम क्या हो जाएगा 2pz। अब आप बोलोगे सर 1p तो आया ही नहीं, तो मैंने क्या कहा कि जो पहले वाला नंबर है आपको क्या बताता है, आपको ये बताता है कि कौन सी शेल में आप चल रहे हो। तो आप सेकंड शेल में चल रहे हो। 2p का मतलब 2 क्या, सेकंड शेल का p। फर्स्ट शेल में p होता ही नहीं, तो 1p लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो पहले हम इसमें भरेंगे, तो हमने इसको ऐसे भरा। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं अभी आपके, 6 में से 2 यहाँ खत्म हो चुके हैं, 4 हाँ बचे हैं। जी। तो पहले मैंने यहाँ पे 2 भर दिए आपके, तो यहाँ पे अभी 2 भर दिए, तो बचे कितने, 2 बचे। तो आप पी में भरते हो ना, तो पहले आप यहाँ पर भरते हो एक, और फिर यहाँ पे भरते हो। ऐसे नहीं कि आप पहले इन दोनों को भर दो, पहले आपका काम क्या होगा, इन तीनों में ऐसे भरना। जैसे कोई और इलेक्ट्रॉन लेंगे, कोई और एग्जाम्पल लेंगे तो हम समझाएंगे, लेकिन यहाँ पे 2 ही है,
तो हम इसको सिर्फ ऐसे भरेंगे, पहले एक में, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में, फिर उसके बाद उल्टे 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 ही बोलेंगे, भरेंगे। ठीक है, तो इसको हम कैसे बोलेंगे, जैसे यहाँ पर मैंने भर दिया तो उसमें बोलूंगा 2s2। ठीक है, अब इसको पढ़ने के दो तरीके हैं, इसको पढ़ने के क्या तरीके हैं, दो। कैसे, या तो आप इसको बोलोगे 2p2, अगर आप हाँ जी। इसमें कोई एक्स वाई जेड का नाम नहीं ले रहे हो तो 2p2 बोलोगे, या बहुत अच्छी तरीके से बोलना चाहते हो तो आप क्या बोलोगे इसको, आप बोलोगे इसको 2px1 और 2py1, इस तरह से पढ़ोगे। आई बात समझ में? हाँ जी। तो कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, 1s2, 2s2 और 2p2। कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं। ठीक है, अब हम जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं। लेट्स से एग्जांपल है आपका नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन में कितने होते हैं आपके, नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है आपका 7। ठीक है, नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है 7, यानी 7 इलेक्ट्रॉन्स है इसके अंदर। 7 इलेक्ट्रॉन को हमें रीअरेंज करना है, तो सबसे पहले एक डब्बा बना दिया हमने, ये बना दिया हमने 1s का। ठीक है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए सबसे पहले, 1s में 1 भरना है तो ये 2, तो 1s2 हो गया। फिर इसके बाद में आपका 2s2 आएगा, 2s आ गया, फिर उसके बाद में 2p आएगा। तो आपके 3 डब्बे बना दिए, आपको एक्स पी एक्स पी पी वाई पी जेड लिखना है, मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। अब 2 इलेक्ट्रॉन खर्च हो गए, बच्चे 5, तो पहले यहाँ भर दिए, 1 और 2 भर दिए। ठीक है, फिर उसके बाद में कितने बच्चे हैं, 5 में से 2 गए तो 3 बचे हैं, तो 3 को आप कैसे अरेंज करोगे, ऐसे ऐसे और ऐसे अरेंज करोगे। आया नहीं आया समझ में? हाँ जी। ठीक है, ऐसे अरेंज कर दिया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये आपका 2p पूरा है। तो आप इसका जब पढ़ना चाहोगे तो 2 पे एस पे और p में कितने 3 है। जब आप नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो क्या लिखोगे, 1s2, 2s2 और 2p3। समझ में आ रही है नहीं आ रही, जल्दी बताओ। आया सर। चलो, ये बहुत अच्छी बात है। तो इसको हम बोलते हैं आपका ऑर्बिटल थ्योरी जो होती है ना, ऑर्बिटल में कैसे हम इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, और ज्यादा डिटेल में हम इससे बता रहा हूँ। इसको स्ट्रक्चर ऑफ एटम और पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे इन सब चीजों को। अभी हम डी में बात नहीं कर रहे हैं, अभी सिर्फ इतना ही बात कर रहे हैं। मान लो आपका ऐसा आ जाए, ऑक्सीजन आ जाए, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, हम कोई इसके बाद वाला एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद जो आपका वो आती है, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, जो वो होती है नोबल गैस होती है, वो आती है नियॉन। नियॉन का जो नंबर होता है वो बेटा होता है आपका 10। नियॉन का जो नंबर होता है वो आपका होता है 10। तो इसको अगर हम तोड़ना चाहें तो अब मैं बिना डब्बे बनाए कर रहा हूँ, तो पहले करो 1s2 कर दिया, 2 खत्म हो गए, बचे 8। ठीक है, तो फिर मैंने 2s2 कर दिया। ठीक है, बचे कितने, 6। ठीक है, अब मैंने कहा मैक्सिमम पी में कितने आ सकते हैं, 6 ही आ सकते हैं। तो आप क्या बोलोगे, ऐसे बोल दोगे, 2p6 बन दोगे। हाँ जी। ठीक है, तो तुम थोड़ा दिमाग लगाओगे ना अगर, तो आप ये भी चेक करो कि क्या ये आउटर मोस्ट शेल है, राइट। आउटर मोस्ट शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं आपके, हाँ जल्दी जी। बताओ। जो पहले वाली थ्योरी थी उसके हिसाब से आउटर मोस्ट 8। 8 हो सकते हैं, तो यहाँ भी देखो 8 ही आ रहे हैं, राइट। तो मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी पहले वाली थ्योरी गलत थी, मैं बस ये कह रहा हूँ कि आपकी पहली वाली थ्योरी में जो आपने माना था कि वो गोल गोल घूमते हैं, वो गोल गोल नहीं घूमते। ये जो एस वाले हैं ये आपके गोल गोल घूम रहे हैं, ऐसे एस का जो शेप होता है वो स्फेरिकल शेप होता है, तो गोल गोल घूम रहे हैं। ये एस का शेप है, ये भी गोल गोल घूम रहे हैं। लेकिन जो पी में है ये कैसे घूम रहे होंगे, 2 घूम रहे होंगे एक्स, ऐसे मतलब 2 घूम रहे होंगे आपके एक्स में, एक ऐसे घूम रहा है, एक ऐसे घूम रहा है, 2 घूम रहे होंगे वाई में और 2 घूम रहे होंगे जेड में। समझ में आया नहीं आया, ये शेप होती है पी की। तो हम जो मानते थे कि हमेशा गोल में घूम रहे हैं, वो हमेशा गोल में नहीं घूम रहे, कुछ अजीब अजीब शेप में भी घूम रहे हैं। ऐसे डी और एफ की शेप भी अजीब अजीब सी होती है, उसको हम बाद में जाकर समझेंगे। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, राइट। अब आप एक बात देख रहे आया होंगे सर। कि ये ऊपर नीचे उल्टे उल्टे क्यों बना रखे हैं, तो इसको हम बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं स्पिन्स। क्या बोलते हैं, स्पिन्स। तो याद रखेंगे एक डब्बे के अंदर हमेशा कैसे स्पिन्स दिखाई देंगे आपको, अपोजिट स्पिन्स दिखाई देंगे, इनको बोलते हैं स्पिन्स। ठीक है, स्पिन का मतलब है कुछ नहीं, स्पिन का मतलब ये है कुछ नहीं, एक अगर आपने ऊपर की तरफ बनाया तो एक नीचे की तरफ। मतलब इसका क्या मतलब होता है कहने का, कि एक अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर के टाइम ऊपर घूम रहा है तो उसी टाइम दूसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, उसके बिल्कुल नीचे होगा। एक इलेक्ट्रॉन अगर ऊपर घूम रहा है तो सेम टाइम दूसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, बिल्कुल नीचे होगा। तो अपोजिट स्पिन होते हैं, एक अगर एक प्लस नोट कर रहा होगा दूसरा क्या नोट करेगा, माइनस नोट करेगा। समझ आया नहीं आया, जल्दी बताओ। आया। ये सब जो ज्ञान है वो किसका है, ज्ञान है आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम का ज्ञान है, जो कि हमें इस थ्योरी में आपका इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं आपकी वैलेंस ओके। बॉन्ड थ्योरी। अब हम पर्टिकुलर स्टार्ट करते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की अगर हम बात करें, वीबीटी, शॉर्ट में हम वीबीटी ही बोलेंगे आगे से। तो वीबीटी, तो अगर हम वीबीटी की बात करते हैं बेटा, तो वीबीटी में क्या होता है आपका, पहली बात तो इसको किसने किसने दिया था,
इसको भी आपका क्या किया था, आपके जो साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट का नाम मैं लिख देता हूँ एक तरह से, बहुत सारे साइंटिस्ट थे इसमें। एक तो था आपका हिटलर, हिटलर नहीं बोलना है, ठीक है, हिटलर नहीं था, उसका नाम था हाइटलर, ठीक है। तो ये गिवन इट वाज गिवन बाय हाइटलर, हिटलर जैसे हम याद कर लेते हैं, उसका नाम हिटलर एंड लंदन, बहुत अजीब से नाम थे। हिटलर ने लंदन पर अटैक किया था, गिवन बाय एंड रीडिफाइंड बाय पॉलिंग्स एंड अदर्स। बहुत सारे साइंटिस्ट ने काम किया था उस पर, क्योंकि बहुत अच्छी थ्योरी है पॉलिंग्स एंड अदर्स। थोड़ी सी हार्ड है, आपकी बुक में या आपके सिलेबस में इसका मैथमेटिकल एस्पेक्ट बिल्कुल नहीं है, मैथमेटिक्स कुछ नहीं आएगी आपकी यहाँ से, सिंपल सिंपल आपको पता होना चाहिए क्या मतलब है, क्या चीज आ सकती क्या नहीं आ सकती, वो हम बात करेंगे बस। दूसरी बात, जो आपकी वीबीटी थ्योरी है, तो आपकी वीबीटी थ्योरी इट इज बेस्ड ऑन क्वांटम मॉडल ऑफ एटम। ये तो आप समझ ही गए होंगे, क्वांटम मॉडल ऑफ एटम का क्या मतलब होता है, जो मैंने आपको अभी तक समझाया कि एक्चुअली में आपके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आपके गोल गोल नहीं घूम रहे हैं, वो आपके गोल भी घूम रहे हैं और आपके पी ऑर्बिटल्स में भी घूम रहे हैं। तो इस तरह से आपको काम करना पड़ता है। अब हम यहाँ पे हम क्या क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर, इस वीबीटी के अंदर हमको क्या क्या पढ़ना है। तो वीबीटी के अंदर हम आपकी 3 चीज पढ़ने वाले हैं। पहली बात तो हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बारे में बात करेंगे, जो कि मैं कर चुका हूँ पहले ही, राइट, मैंने एसपीडी के बारे में आपको बता चुका हूँ अच्छे से, एटॉमिक ऑर्बिटल्स। और उसमें भी सिर्फ एस एंड पी, जो आपके सिलेबस में सिर्फ एस एंड पी ऑर्बिटल्स की हम बात करेंगे और किसी की बात नहीं करेंगे। दूसरी जो हम बात करेंगे आपका, वो यहाँ बात करेंगे वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। एक सेकेंड, हाइब्रिडाइजेशन से पहले हम बात करेंगे आपकी ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ओवरलैपिंग, देखो कहानी के फॉर्म में समझोगे ना तो बड़ी इजीली समझ में आ जाएगा, ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। लेकिन अगर रटने के तरीके से समझोगे तो ये कभी याद नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। जब मैं अपनी क्लास में पढ़ रहा था, जब क्लास 11th में ये टॉपिक पढ़ रहा था ना आईआईटी की तैयारी में, मुझे ये रत्ती भर समझ में नहीं आया था टॉपिक, बिल्कुल समझ में नहीं आया था। क्योंकि मैं ये नहीं कहूंगा टीचर ने अच्छा नहीं पढ़ाया, टीचर ने बहुत अच्छा पढ़ाया, क्योंकि बाकी सब बच्चों को समझ में आ गया था। पर ये ना मतलब मैंने इसको बहुत ऐसा ले लिया कि यार क्या अजीब अजीब चीजें कुछ दिखना है। मैंने पहले आपको बताया था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में आपको कुछ दिखेगा नहीं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में आपको कुछ भी दिखने वाला नहीं है, सब कुछ आपको एज्यूम करना है, ठीक है, कि ऐसा होता है कि ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को आप भर देते हो, ऐसा मान के चलते हो, होता आपको दिखता होता कुछ नहीं है, बस मान के चलते हो। क्वांटम थ्योरी में आपको कुछ दिखना नहीं। नेक्स्ट चीज जो हम पढ़ेंगे विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज कॉल्ड एज हाइब्रिडाइजेशन। बस यही 3 चीज पढ़नी है आपको, अगर हाइब्रिडाइजेशन समझ में आ गया तो इस चीज की आपका टॉपिक खत्म है एक तरह से, मान लो। थोड़ा सा मैं फिर से कह रहा हूँ, बच्चे को डराने के लिए आपको बस ये थ्योरी डराती है और कुछ नहीं, थ्योरी बहुत आसान है। अब देखिए, तो वीबीटी बोलती क्या है, वीबीटी बोलती है, वीबीटी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू वीबीटी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, मैं अगर स्टेटमेंट फॉर्म में लिख दूं, क्योंकि आपसे स्टेटमेंट फॉर्म भी पूछ सकता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी अ कोवलेंट बॉन्ड, अब देखो बेटा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में तो मैं बता ही रहा था, तो ये जो मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा हुआ था, मैं समझा रहा था कि इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स है जिस पे हमें ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। वो क्या है आपका, कि अ कोवेलेंट बॉन्ड इज फाउंड बिटवीन टू एटम्स, अ कोवेलेंट बॉन्ड इज फाउंड बिटवीन टू एटम्स बाय द ओवरलैप। तो एक शब्द है यहाँ पे ओवरलैप, जिस पे हमें ध्यान देना है, इस पर हम आगे जाकर पढ़ेंगे। हाफ फिल्ड बैलेंस एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ये मैंने अभी समझाया आपका कि आपके एस में कुछ इलेक्ट्रॉन खाली पड़े हैं, अनपेयर्ड हैं, तो उनके साथ एग्जाम्पल के लिए जैसे कोई भी आपका एस है, मान लीजिए यहाँ पे, इसमें अगर एक ही इलेक्ट्रॉन है तो क्या करेगा कि दूसरा कोई और एटम होगा उसमें अगर एस का खाली पड़ा होगा इस तरह से, तो ये इसके साथ कंबाइन कर जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, एस और एस का क्या होगा, इसको बोलेंगे एस और एस ओवरलैप करके आपका बॉन्ड बना लेंगे वहां पे। मान लो ऐसे ही आपका पी में है, पी में तो ऐसे 3 होते हैं, मान लीजिए पी में एक ऐसे भरा हुआ है, एक ऐसे भरा हुआ है आपका, और दूसरा आप कोई और एटम लेते हो उसमें पी में आपने दूसरे स्पिन के इस तरह से ले लिया आपने, इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे पी पी ओवरलैपिंग हो रही है। तो ये ऐसे हम हाफ फिल्ड जो ऑर्बिटल्स है उनमें ओवरलैपिंग होती है। अब ये ओवरलैपिंग क्या होता है इसको हम समझते हैं, ठीक है, ओवरलैपिंग क्या होता है इसको समझते हैं। देखिए, अब देखिए बेटा तो नेक्स्ट चीज क्या होती है आपकी, ऑर्बिटल ओवरलैप। कैसे ओवरलैप करते हैं, तो एक बात सुनिए, मान लीजिए आपका ये एक एटम है, ये एक एटम है, इसमें यहाँ पे क्या है आपका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज है, ये मैंने एटम 1 बना दिया आपका, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे क्या है, आपने दूसरा एटम ले लिया आपका, इसका पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे, ये आपका एटम 2 है। और बाहर मान लीजिए यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है और यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। अब होगा क्या बेटा, हम ये जानते हैं कि आपका इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होता है आपका
नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होता है आपका, नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन और मतलब जो कि न्यूक्लियस होता है उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है। तो होगा क्या ना, बहुत सारी चीजें एक साथ होंगी यहाँ पे देखना, ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, तो इनके बीच में क्या होने वाला है आपका, इन दोनों के बीच में आपका रिपल्शन होने वाला है। ठीक है। सिमिलरली इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होने वाला है, रिपल्शन होने वाला है, क्योंकि दोनों आपके सेम चार्जेस, जो सेम चार्जेस होते हैं वो रिपेल करते हैं एक दूसरे को, ये तो हम जानते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे, आपका इस पॉजिटिव चार्ज में और इस नेगेटिव चार्ज में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। ठीक है, इस पॉजिटिव चार्ज में और इस नेगेटिव चार्ज में क्या होगा, आपका अट्रैक्शन होगा। सिमिलरली इस वाले नेगेटिव चार्ज में और इस वाले पॉजिटिव चार्ज में, इस वाले नेगेटिव चार्ज में, इस वाले पॉजिटिव चार्ज में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो आपको क्या देखने को मिल रहा है कि दोनों एटम के बीच में बहुत सारी जगह पे आपका अट्रैक्शन है, बहुत सारी जगह पे रिपल्शन है। और एक और बात यह है कि एक इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक थोड़ी ना होता है, इलेक्ट्रॉन तो बहुत सारे होते हैं, और वो भी अलग अलग जगह पे घूम रहे होते हैं, वो भी अलग अलग जगह पे क्या हो रहे हैं, घूम रहे होते हैं। तो हम ये पाते हैं कि स्टार्टिंग में क्या होता है ना बेटा, स्टार्टिंग में आपका अट्रैक्शन क्या करता है, डोमिनेट करता है, और रिपल्शन क्या करता है, थोड़ा सा कम डोमिनेटिंग होता है। तो ये क्या होता है, अपने पास पास में आते हैं दोनों, क्या होते हैं आपके जो एटम है, ये वाला एटम और ये वाला एटम क्या होते हैं, पास में आने की कोशिश करते हैं, पास में आते हैं, पास में आते हैं, पास में आते हैं, और कुछ टाइम बाद ये आपस में आके थोड़ा सा पार्शियल कांटेक्ट में आ जाते हैं एक दूसरे के साथ में, क्या कर देते हैं आपको, ये पार्शियल मर्जिंग हो जाती है। ठीक है, दोनों में क्या होता है, कुछ कुछ एक दूसरे के अंदर घुस जाते हैं। इसके बाद और ज्यादा नहीं घुस सकते, क्योंकि उसके बाद और ज्यादा घुसने के बाद क्या होता है, रिपल्शन क्या करता है, डोमिनेट करता है। तो क्या होता है कि कुछ टाइम तक आपका अट्रैक्शन डोमिनेट करता है, और फिर कुछ टाइम तक आपका रिपल्शन डोमिनेट करता है। तो जब तक अट्रैक्शन डोमिनेट करता है तब तक क्या होता है, यहाँ पे आते हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, ये इतना क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं, मतलब दूसरे एक दूसरे में घुस जाते हैं। और जब ये ओवरलैपिंग करते हैं, जब ये ओवरलैपिंग करते हैं, ठीक है, तब हम कहते हैं कि वहां पे क्या बन गया है, आपका ओवरलैपिंग करने का एक मतलब क्या है कि वहां पे क्या बन गया है, आपका केमिकल बॉन्ड बन गया है, वहां पे केमिकल बॉन्ड बन गया है। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे केमिकल बॉन्ड बनने की क्या कंडीशन होती है, कि यहाँ पर आपका एट्रैक्शन और रिपल्शन क्या हो जाते हैं बेटा, बिल्कुल बराबर बराबर हो जाते हैं। यहाँ पर जो मॉलिक्यूल है इसके पास क्या होती है, मिनिमम एनर्जी होती है। और हमको ये बात हमेशा याद रखनी है कि जब भी किसी चीज के पास में मिनिमम एनर्जी होगी, तो वहां पे क्या होगी, आपकी मैक्सिमम स्टेबिलिटी हो जाती है। और जब मैक्सिमम स्टेबिलिटी हो जाती है तो ये कंडीशंस होती हैं कि जब केमिकल बॉन्ड कब बनेगा, ओवरलैपिंग, कितनी ओवरलैपिंग होने के बाद केमिकल बॉन्ड बनेगा, तो अट्रैक्शन रिपल्शन बराबर हो जाएंगे, और आपके मिनिमम जो मिनिमम एनर्जी मिल जाएगी और आपको मैक्सिमम स्टेबिलिटी मिल जाएगी। उस टाइम पे क्या बन जाएगा, आपका कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। तो इसमें सिंपल सी बात क्या हो गई कि जब भी आपका कोई मॉलिक्यूल फॉर्म होता है, देयर इज अ मिनिमम एनर्जी स्टेट व्हेन two atoms are so near that their orbitals undergo partial penetration. This merging of atomic orbitals is called overlapping. एक बार मैं ये आपके सामने डेफिनेशन लिखता हूँ, उसको पढ़ के सुनाता हूँ। तो देखिए बेटा, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा क्या क्या बता रहा है, उन पॉइंट्स के बारे में देखिए। तो आपका पहला पॉइंट क्या बोल रखा है, इन द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, एग्जाम्पल की तरह बोल रखा है उसने। मैंने आपको समझा दिया उसको पीछे, वो किसी भी एटम के लिए किसी मॉलिक्यूल के लिए सेटिस्फाइड है। एग्जाम्पल के लिए हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, देयर इज अ मिनिमम एनर्जी स्टेट व्हेन टू हाइड्रोजन एटम्स आर सो नियर दैट देयर एटॉमिक ऑर्बिटल्स अंडरगो पार्शियल इंटरपेनिट्रेशन, मतलब एक दूसरे में घुस गए हैं। दिस पार्शियल मर्जिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इज कॉल्ड एज ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स व्हिच रिजल्ट्स इन द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सारी बात हमें पेयरिंग करने से मतलब है। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप डिसाइड्स द स्ट्रेंथ ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड, मतलब जितना ज्यादा ओवरलैपिंग होगी उतना अच्छा स्ट्रेंथ होगा कोवेलेंट बॉन्ड का, यही रखा है यहाँ पे। ग्रेटर द ओवरलैप द स्ट्रॉन्गर इज द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू एटम्स, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, जितना ज्यादा ओवरलैप होगा उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा वहां पे। देयरफॉर ये है, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट, ये है अकॉर्डिंग टू ओवरलैप कॉन्सेप्ट, the formation of a covalent bond between two atoms results by the pairing of electrons present in the valence shell having opposite spins. Opposite spin का मैं मतलब आपको पहले समझा चुका हूँ कि ये अगर ऊपर की तरफ आपने प्लस लिया है तो ये नेगेटिव वाले ही अटैच होंगे, ऐसे नहीं दोनों प्लस प्लस वाले अटैच नहीं हो सकते आपके। आई होप कि इतनी बात सबको समझ आ गई होगी। ठीक है, इसमें कुछ समझाने वाली बात तो और नहीं है, तो ये सिंपल सिंपल लाइन है जो आपकी एनसीईआरटी ने मेंशन कर रही है, इनको मुझे बताना जरूरी था। अब देखते हैं कि किस किस तरह की ओवरलैपिंग आपकी होती है अलग अलग मॉलिक्यूल में। देखिए, अब देखिए बेटा, कुछ टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग होती है जिसको हम बोलते हैं पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो ओवरलैप। तो हम लेट से पीपी का एग्जांपल लेके चलते हैं। तो मैंने आपको पी का शेप बताया कि पी का शेप कुछ इस तरह से होता है। ठीक है,
दो अलग अलग पी लेके चलेंगे, एक एटम से एक पी आया होगा, दूसरे एटम से पी आया होगा, ठीक है। मैंने लेट से दोनों को आपका पी जेड जेड वाले की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, किस बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, जेड जेड वालों की बात करूँ तो ये पी जेड ले लिया मैंने, ये पी जेड ले लिया। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर प्लस, ये देखो ये प्लस माइनस का मतलब इसका कोई साइंस से मतलब नहीं है, जस्ट मैं आपको एक वो स्पिन की बात करना चाह रहा एक तरह से, बस इसको एग्जाम्पल की तरह समझना है। ये प्लस माइनस का मतलब कोई चार्ज नहीं होता, बस एक ऐसे ही ले लिया उसने प्लस माइनस हिसाब से, ठीक है। तो जब ये देखते हैं कि ये दोनों आपके ऐसे यहाँ पे लगे हुए हैं, ये दोनों जब आपके साफ सीधी बात है ओवरलैपिंग करना चाहेंगे ना, यहाँ पे ओवरलैप के टाइप्स पढ़ रहे हैं तो ओवरलैपिंग करना चाहेंगे तो एक दूसरे के पास आएंगे, ये इसके पास आएगा, ये पास आएगा। तो बाद में क्या होगा जब ये ओवरलैप करेंगे बेटा, तो ये क्या होगा, इस तरह से मान लीजिए मैं थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ, ये इससे ओवरलैप करेगा इस तरह से, ठीक है, ये इससे ओवरलैप करेगा कुछ इस टाइप से, ठीक है। तो होगा क्या, प्लस वाला प्लस के साथ अटैच हुआ, माइनस वाला माइनस के साथ अटैच हुआ, ठीक है। तो ऐसे ओवरलैपिंग को हम क्या बोलते हैं, ऐसे ओवरलैपिंग को हम बोलते हैं आपका पॉजिटिव ओवरलैप। ऐसे उसको क्या बोलते हैं हम, पॉजिटिव ओवरलैप। जब आपका पॉजिटिव वाला पॉजिटिव से मिलता है, नेगेटिव वाला नेगेटिव से मिलता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आपका पॉजिटिव ओवरलैप बोलते हैं, ठीक है। कोई सिंपल इसमें कुछ ऐसी खास बात तो नहीं बताने वाली, ठीक है, बस पॉजिटिव वाले को पॉजिटिव से मिलाना है और कुछ नहीं, ठीक है। और एग्जांपल देखें इसके तो हम अगर मैं बात करूं नेगेटिव, ये आपके और भी टाइप्स के हो सकते हैं, और भी टाइप्स का मतलब मेरा कहने का कि आपका एग्जांपल के लिए इस टाइप से मान लो मैंने किया कि आपका, हाँ, ये पॉजिटिव से पॉजिटिव मिलता है तो आपका ये हो गया। अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा, नेगेटिव ओवरलैप। नेगेटिव ओवरलैप में क्या होगा कि मान लीजिए ये पॉजिटिव है इसका, ये नेगेटिव है, और यहाँ पे इसका उल्टा आ जाए, मान लीजिए ये नेगेटिव आ जाए, ये पॉजिटिव आ जाए, जब ये दोनों एक दूसरे के पास आएंगे ओवरलैपिंग करने के लिए, तो होगा क्या कि इसका पॉजिटिव और इसका नेगेटिव आपस में क्या करेंगे, मिल जाएंगे। तो यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव का साइन मिलेगा, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव का साइन, तो एक दूसरे को काटने की कोशिश करेंगे, तो नेगेटिव करना चाहेंगे एक दूसरे के इफेक्ट को, तो इसको हम बोल देंगे पॉजिटिव ओवरलैप, ठीक है। इसको हम बोल देंगे आपका नेगेटिव ओवरलैप। मैं पी के साथ समझा रहा हूँ, ये एस के साथ भी हो सकता है, मैं समझाऊंगा एक एग्जांपल और लेके। अगर नेक्स्ट बोलते हैं जीरो ओवरलैप का क्या मतलब हो जाएगा, जीरो जीरो ओवरलैप का मतलब हो जाएगा आपका एक आ रहा है पॉजिटिव नेगेटिव मान लो इस तरह से, और दूसरा आ रहा है किसी और ही डायरेक्शन में, जैसे ये पी जेड है आपका, और मैं दूसरा बनाता हूँ पी एक्स, मैंने बना दिया ये पी एक्स, वो इस टाइप से आ रहा है आपका, ठीक है। जब ये दोनों आपस में पास में आते हैं, कोई भी साइन हो, अब साइन से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे पॉजिटिव ले लो या नेगेटिव ले लो, तो आपका जब मिलेंगे तो कुछ इस टाइप से मिलेंगे कि ना इसका पॉजिटिव ना उसके नेगेटिव के साथ मिल रहा है, कुछ मतलब ही नहीं किसी को किसी दूसरे से, ठीक है। तो इस टाइप के ओवरलैपिंग को क्या बोलते हैं हम, जीरो ओवरलैप बोलते हैं। इस टाइप के ओवरलैपिंग क्या बोलते हैं बेटा, हम जीरो ओवरलैप बोलते हैं। कोई बच्चा बोलना चाहता है कि अगर सर एस के साथ अगर मैं इसको मैच करना चाहूँ तो कुछ नहीं, देखो एस और भी तरीके हैं, जैसे आप इसको इस तरह से लेके जाते हो, मान लो ये पॉजिटिव है और इस तरह से पॉजिटिव है, ये दोनों इस तरह से भी एक दूसरे के पास में आ रहे हैं, तो आपका पॉजिटिव पॉजिटिव मिल जाएंगे, क्या होगा आपका पॉजिटिव पॉजिटिव मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो ये भी क्या होगा, पॉजिटिव ओवरलैप। जैसे मैं एस को लेके आता हूँ, तो एस का मैंने पॉजिटिव ले लिया और जाके वो मिल जाता है आपके एस इसके साथ में, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, इस तरह से मिल जाएंगे। तो ओवरलैपिंग हो रही है, कुछ कुछ एक दूसरे के अंदर घुस रहे हैं ना, तो ये भी पॉजिटिव ओवरलैप हो जाएगा। अगर मैं बात करता हूँ आपके नेगेटिव ओवरलैप की, इसको बोलता हूँ नेगेटिव ओवरलैप, तो नेगेटिव ओवरलैप में क्या होगा कि मान लीजिए इस तरह से आपका ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, प्लस के साथ में मैच करता हूँ आपका इस तरह से, यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव, जब ये दोनों मैच करते हैं तो एक दूसरे को काटने की कोशिश करते हैं, जब काटने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, इस टाइप से जब बनेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मिलेंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव ओवरलैप हो जाएगा। अगर मैं इसको एस के साथ मिलाना चाहता हूँ, तो लेट से ये एस का यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे आपका पी का नेगेटिव आ जाए, यहाँ पॉजिटिव आता है, तो प्लस और नेगेटिव जब आपस में मिलेंगे तो उस टाइम पे क्या होगा, अजीब सा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव अजीब सी चीजें होंगी यहाँ पे, तो ये आपका नेगेटिव ओवरलैप है। इसमें अगर मैं एस के साथ दिखाना चाहता हूँ तो पी का तो मैं दिखा ही चुका हूँ, तो अगर मैं एस के साथ दिखाना चाहता हूँ तो मान लीजिए आपका इस तरह से है, कोई भी प्लस हो चाहे माइनस हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये है आपका इस तरह से, जब इन दोनों को मैं मैच करता हूँ तो क्या होगा, बीच में कहीं आ जाएगा आपका, कोई इफेक्ट ही नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो बाहर की तरफ घूम रहा है ना, इलेक्ट्रॉन तो बाहर की तरफ घूमता है, अंदर थोड़ा घूमता है, तो ये आपके हो जाएंगे। तो इनको हम बोलेंगे अब इनके एक स्पेशल नाम होते हैं कि किस बेसिस पे पॉजिटिव नेगेटिव। अब आपके डाउट ये आता होगा कि सर ये किस बेसिस पे पॉजिटिव नेगेटिव मैं लिख रहा हूँ, ये साइन तो नहीं है। अब मैंने आपको क्या बताया पहले ही कि आपका जो वीबीटी है, जो आपकी वीबीटी है वो किस पे बेस्ड है, जो वीबीटी होती है बेटा वो आपकी बेस्ड है आपका क्वांटम थ्योरी पे। और क्वांटम थ्योरी का मतलब ये है कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है, जो आपका इलेक्ट्रॉन है, इट बिहेव्स एज पार्टिकल एज वेल एज वेव, इट बिहेव्स एज पार्टिकल एज वेल एज वेव। ये पार्टिकल और वेव दोनों की तरह बिहेव कर रहा है। जब ये पार्टिकल और वेव दोनों की तरह बिहेव कर रहा है तो ऑब्वियसली
अगर हम वेव की बात करें तो वेव क्या होता है कि वेव के पास में एम्पलीट्यूड होता है, वेव के पास में क्या होता है आपका एम्पलीट्यूड होता है, वेवलेंथ होती है, टाइम पीरियड होता है, ये सारी चीजें होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। तो ऊपर की तरफ होता है तो उसको बेटा हम पॉजिटिव लेते हैं, नीचे की तरफ होता है उसको हम नेगेटिव लेते हैं। इस तरह हम चीजों को लेके चलते हैं। ठीक है, तो ये उस वाले पॉजिटिव नेगेटिव की तरह बात कर रहा है कि जब आपका ये वेव की तरह काम कर रहा है तो एक बार पॉजिटिव, एक बार पॉजिटिव। इसको हमने ऊपर की तरफ बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव फेज, और इसको हमने नीचे वालों क्या बोलती है, नेगेटिव फेज। इस तरह से बोल दिया आपका। ठीक है, क्योंकि फेज का मतलब एंगल होता है। बहुत ज्यादा डीप में हम इसको फिजिक्स में पढ़ेंगे, अभी बस इतना समझ लीजिए। अब देखिए कि मैंने क्या कहा कि जब आपका इस तरह से है, वेव की तरह काम कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गया आपका पॉजिटिव, ये होगा नेगेटिव। अगर मैं इसको इससे मिलाता हूँ, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो जब जुड़ेंगे तो क्या होगा, जब जुड़ेंगे तो क्या होगा, इसका पॉजिटिव इसके पॉजिटिव के साथ में जुड़ेगा। मतलब जब इलेक्ट्रॉन आपका ऊपर की तरफ पॉजिटिव पॉजिटिव को जुड़ेगा, मतलब जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घूम रहा है, और जब दूसरा एटम लेके आते हो और दूसरे में भी जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ऐसे करके, जब दूसरे में भी इलेक्ट्रॉन आपका ऊपर की तरफ घूम रहा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव साइड है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव साइड है, तो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव लेंगे तो पॉजिटिव इफेक्ट दिखाएंगे दोनों के दोनों। ऐसे केस को हम बोलते हैं पॉजिटिव ओवरलैप। समझ में आई बात? ऐसे केस को हम क्या बोलते हैं, आपका पॉजिटिव ओवरलैप। ठीक है, ऐसे केस को हम क्या बोलते हैं आपका बेटा, पॉजिटिव ओवरलैप बोलते हैं। लेकिन मान लीजिए एक केस में ऐसा हो जाए, एक केस में ऐसा हो जाए कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पॉजिटिव में घूम रहा है और यहाँ पर नेगेटिव में घूम रहा है, और इन दोनों को मैं ओवरलैप करवाता हूँ, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव में घूम रहा है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आपका नेगेटिव में घूम रहा है। ठीक है, और अब जब इन दोनों को ओवरलैप करवाता हूँ तो क्या होगा, इसका पॉजिटिव और इसका नेगेटिव आपस में जुड़ेंगे, तो ये बड़ा अजीब तरह का हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं नेगेटिव। तो ये है इसका कंसेप्ट जो होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा डीप में इसको समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिजिक्स में आपको इसको डीप में समझना है। बाकी यहाँ पे तो बस आपको समझ में आना चाहिए कि पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है और आउट ऑफ फेज होता है। अब एक और बात सुनो, हम इसको ये भी बोलते हैं कि सर जब आप पॉजिटिव पॉजिटिव को आपस में जोड़ते हो तो दोनों सेम फेज में है। जब दोनों सेम फेज में होते हैं तो उसको हम दूसरे नाम से भी पुकारते हैं। इसको पॉजिटिव ओवरलैप को हम बोलते हैं इन फेज ओवरलैप। मैं क्या बोला, वापस बोलूं कि जब ये दोनों सेम फेज में होते हैं, अगर दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव में होते हैं तो हम इसको क्या बोलते हैं, आपके इन फेज ओवरलैप बोलते हैं, इन फेज ओवरलैप बोलते हैं। जब आपका एक पॉजिटिव में हो और एक नेगेटिव में हो तो दोनों अलग अलग फेज में है, दे आर आउट ऑफ डिफरेंट फेजेस, दे आर इन डिफरेंट फेजेस, दे आर इन डिफरेंट फेज। जब अलग अलग फेजेस में है तो मैं इनको बोलता हूं दे आर इन आउट ऑफ फेज ओवरलैप, नाम से बुलाता हूँ। अगली बात समझे? तो मैंने जो पीछे आपके बनाए हैं इनको मैं पॉजिटिव ओवरलैप तो बोल ही सकता हूँ, साथ में दूसरे नाम से और पुकार सकता हूँ, जैसे पॉजिटिव ओवरलैप तो हो गया। लेकिन क्योंकि आपके दोनों सेम फेज में प्लस प्लस में है तो मैं इसको क्या बोलूंगा, आपका इट इज इन फेज ओवरलैप। अगर नेगेटिव नेगेटिव भी जुड़ते हैं तो इन फेज ओवरलैप ही कहलाएगा आपका। और ये क्या हो गया, इसको नेगेटिव ओवरलैप बोलते हैं। लेकिन अगर दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में अटैच होते हैं तो इसको मैं क्या बोलूंगा, आपको इसको मैं बोलूंगा आउट ऑफ फेज ओवरलैप, आउट ऑफ फेज ओवरलैप। और जीरो वाले का तो कुछ खैर बोलने की जरूरत नहीं है, ये तो आपको इसको हम ज्यादा से ज्यादा बोल सकते हैं कि आपका ड्यू टू डिफरेंट, ये अलग अलग ओरिएंटेशन की वजह से होता है। ओरिएंटेशन का मतलब अगर एक एक्स में है और एक जेड में है, एक एक्स में है और एक वाई में है, एक वाई में है और एक जेड में, इस तरह से जब ओवरलैपिंग होती है तो उसको हम बोलते हैं आपका आउट ऑफ, इसको हम बोलते हैं जीरो ओवरलैप। तो ये सारी कंडीशंस होती हैं बेटा आपकी, जिसमें अलग अलग तरह के आपके ओवरलैप देखे जाते हैं। एसएस में भी देख सकते हो आप इसको, पीपी में भी देख सकते हो आपको इसको, आप जेड जेड में भी देख सकते हो, जेड में, एक्स में, वाई में, पी में, जो भी तीन होते हैं उसमें भी आप देख सकते हो। तो ये तीन तरह के आपके, याद रखना प्लस माइनस का मतलब चार्ज नहीं है, इस प्लस माइनस का मतलब सिंपल और सिंपल आपके वो फेज की बात कर रहा है, क्योंकि वेव की तरह काम करते हैं बस और कुछ नहीं, क्योंकि ये आपकी क्वांटम थ्योरी वेव के अकॉर्डिंग भी काम करती है। आई होप कि छोटी सी बात है आपको समझ में आपको। अब देखिए आगे, देखिए बेटा, अब हम देखने वाले टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग तो हम देख चुके हैं, हम नेचर ऑफ कोवेलेंट टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग में हमने क्या देखा कि एस एस ओवरलैपिंग हो सकती है आपकी, पीपी ओवरलैपिंग हो सकती है। पीपी ओवरलैपिंग दो टाइप की हो सकती है, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। अब देखिए नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड की बात करें, दो तरह के नेचर बॉन्ड्स आपके निकल के आएंगे। एक तो होंगे आपके सिग्मा बॉन्ड, जिसको हम सिग्मा ऐसे दर्शाते हैं। एक होते हैं आपके पाई बॉन्ड्स, जिसको हम पाई बॉन्ड्स इस तरह से दर्शाते हैं। ठीक है, इसका उस मैथमेटिक्स से कोई लेना देना नहीं कि 3.14 उसकी वैल्यू होती है, बस एक नाम है, तो नाम हमने रख दिया। अब देखिए, अगर हम बात करें आपके सिग्मा बॉन्ड की, तो पहली बात करते हैं, दो तरह की चीजें पढ़नी है आपकी। एक तो हो गया आपका सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड जिसको हम सिग्मा ऐसे डिनोट करते हैं। अब देखिए, अगर बात करें सिग्मा बॉन्ड की, तो दिस टाइप ऑफ कोवेलेंट इज फाउंड बाय द एंड टू एंड ओवरलैप ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। इसमें बस इतना समझना है कि जब भी आपका एंड टू एंड
जब भी आपका एंड टू एंड बोल दो, या फिर इसको आप हेड ऑन बोल दो, हेड ऑन बोल दो। जब ओवरलैप ऑफ बॉन्डिंग, ओवरलैप ऑफ बॉन्डिंग होती है, ओवरलैप ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स का मतलब क्या हो गया, जो कि आपके हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं वो आपके मिल रहे हैं, तो एंड टू एंड हो जाता है या हेड ऑन हो जाता है ऑर्बिटल्स। ठीक है। इंपॉर्टेंट बात क्या है, अलोंग द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, अलोंग द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, अब समझिए मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं आपका हेड ऑन ओवरलैप बोल देते हैं, या फिर इसको हम कभी कभी, इसको हम जो ये सब लिखिए, इसको हम बोलते हैं आपका हेड ऑन ओवरलैप बोल देते हैं। ठीक है, और या फिर दूसरे नाम से इसको हम क्या बोल देते हैं आपका, इसको हम एक्सियल, मतलब एक्सिस में जब आपका ओवरलैप होता है तो उसको हम एक्सियल ओवरलैप बोल देते हैं। ठीक है, और इससे, इसमें देखो मैं फिर से क्या कर रहा हूँ, इसमें हम टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग भी देख रहे हैं। तो जब भी हेड ऑन होता है ओवरलैपिंग, या फिर आपका क्या होता है, आपको वहां पे अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस आपके ऑर्बिटल जब मिलते हैं तो उसको हम बोलते हैं हेड ऑन ओवरलैप या एक्सियल ओवरलैप। इसमें किस किस के टाइप्स आते हैं तो देखिए, फर्स्ट आता है जिसको हम बोलते हैं एस एस ओवरलैपिंग। इसको हम बोलते हैं फर्स्ट आपका एस एस ओवरलैपिंग। देखिए एस एस में तो बहुत अच्छी बात ये है कि एस एस हमेशा क्या करता है ना बेटा, एस हमेशा आपका एक एस ऐसा होगा, ठीक है, एस है कि हमेशा स्फेरिकल शेप होते हैं। तुम कहीं से भी ले लो, उसकी एक्सेस कहीं से भी निकल के आ सकती है। ठीक है, कहीं से इसको सोचने की जरूरत नहीं है। जब एस को ऐसे जोड़ते हैं तो उसकी ओवरलैपिंग कैसे होगी, वो साफ सीधी बात है एस एस से होगी। ठीक है, तो हमेशा ये सेम ही एक्सेस में आएंगे, चाहे तुम एस हमेशा क्या करेगा बेटा, एस की एक्सेस हमेशा ऐसे ही बनती है, तो एस की वजह से जो हमेशा क्या बनेगा आपका सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा। तो ये ऐसा बन गया आपका, इसको ये से एक एस आया एक एस आया तो क्या हो गया आपका एस एस बन गया ओवरलैपिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो गई आपकी, नेक्स्ट हो गई आपकी एस पी ओवरलैपिंग। नेक्स्ट क्या हो गई आपकी एस पी ओवरलैपिंग। ये एस पी ओवरलैपिंग का क्या मतलब है, अच्छा पी एस ओवरलैपिंग क्यों नहीं बोल रहे, क्योंकि पहले आपका बेटा एस आता है हमेशा, उसके बाद आपका पी आता है। तो एस पी ओवरलैपिंग का क्या मतलब हो जाएगा, एस ले लिया आपने ऐसे, तो एस की तो हमेशा ऐसे ही लोगे आप। ठीक है, अगर आप ऐसे दर्शा रहे हो, पी इस बार प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं है, अभी आपको सिर्फ डायरेक्शन से मतलब है। ठीक है, तो ये इसकी एक्सेस हो गई, ये इसकी एक्सेस हो गई, ये पी आ गया। ये जब मिलते हैं आपका, तो ये इसका पूरा हेड है और ये इसका हेड है, ये हेड है इसका, ये वाला हेड पोर्शन, ये मोटा जो पोर्शन है इसको हम हेड बोलते हैं। ठीक है, तो ये हेड पोर्शन आके इससे मिल जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे भी क्या है आपकी हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रही है, यहाँ पे भी क्या हो रही है आपकी बेटा, हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रही है। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे आपका एस वी ओवरलैपिंग। हो क्या रही है कि दोनों आपके एक ही एक्सिस के अलोंग दोनों मिल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या बच गया आपका, थर्ड जो बच गया वो आपका हो गया आपका पी पी ओवरलैपिंग। क्या हो गया आपका बेटा, पी पी ओवरलैपिंग। ध्यान देने वाली बात सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे अब कैसे करेंगे। अब पी में बेटा बहुत सारी दिशाएं होती हैं, पी में क्या होता है आपका, पी में ऐसे हम बोलते हैं, ये आपका हो गया पी एक्स। ठीक है, ऐसे मैंने बना दिया, इसको मैंने बोल दिया पी जेड। ऐसे मैंने बना दिया तो इसको मैंने बोल दिया आपका पी वाई। तो मैंने क्या बोला कि एक्सेस सेम डायरेक्शन में होनी चाहिए, तो मतलब अगर मैं पी एक्स को पी एक्स से मिलाता हूँ, अगर मैं पी एक्स को पी एक्स से मिलाता हूँ, लेकिन वो भी इस तरह से कि दोनों आपकी सेम डायरेक्शन में ही मिलनी चाहिए, तब मैं क्या बोलूंगा आपका कि वहां पे कैसे हो रही है, हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रही है। और यहाँ पर कैसा बॉन्ड बन जाएगा आपका, इस तरह से। प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं, सोच रहे हैं हमें प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं है, इस तरह से आपको बना दिया। ठीक है, तो यहाँ पे एक पी आके इस पी पे से मिला, तो ये क्या हो गया, पी पी ओवरलैपिंग हो गई। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि आपके दोनों सेम डायरेक्शन में या फिर सेम इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे होने चाहिए, तभी मैं कहूंगा कि आपका क्या होगी, ये होगी। अच्छी बात ये होती है कि आपका जो हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, जो सिग्मा बॉन्ड बनता है वो हमेशा कैसे बनता है, आपका हेड ऑन ओवरलैपिंग से ही बनता है। जो सिग्मा बॉन्ड बनता है वो क्या वो बनता है आपका, ये जो बनता है इट इज फाउंड बाय, मतलब मैं अगर इसी के आगे एक लाइन जोड़ दूं कि दिस कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन, व्हेन आगे एंड टू एंड ओवरलैप ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस और हेड ऑन ओवरलैपिंग और एक्सियल ओवरलैपिंग टेक्स प्लेस। ये वाली लाइन बोल सकता हूँ। अच्छी बात क्या होती है कि जो बेटा सिग्मा बॉन्ड होता है ना, सिग्मा बॉन्ड ये क्या होता है आपका, हेड ऑन ओवरलैप इज इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, क्योंकि इसमें आपका सीधे सीधे फेज में आपकी चीजें मिल रही हैं, तो इसलिए आपका ये स्ट्रॉन्ग होता है। आगे बात करें इसके बारे में अगर, तो हम ये बोल सकते हैं आप, ठीक है, एक और बात याद रखेंगे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं आपको, कहीं शायद एनसीईआरटी में तो आपको देखने को नहीं मिलेगी,
वो ये है कि ऑल सिंगल बॉन्ड्स आर सिग्मा बॉन्ड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, कि जितने भी सिंगल बॉन्ड्स होते हैं ना, जितने भी सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, दे आर योर सिग्मा बॉन्ड्स। जहां भी सिंगल बॉन्ड दिख जाए समझ जाना वहां पे क्या बॉन्ड बना हुआ है आपका, सिग्मा बॉन्ड हुआ। तो पहली बात तो ये एस से याद रखना, ठीक है, एस से क्या याद रखना है, पहली बात तो जो एस एस होता है वो हमेशा क्या बनाता है, सिग्मा ही बनाता है। एस कभी भी आपका मतलब आपका दूसरा बॉन्ड नहीं बनाएगा। दूसरी बात क्या याद रखनी है आपको, कि आपका जो होता है, जो सिग्मा होता है वो हमेशा सिंगल बॉन्ड ही बनाएगा, ठीक है। और लास्ट बात ये कि जो एस एस जो आपका सिग्मा बॉन्ड होता है, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। तो ये एस एस से सारे शब्द जो आपको मिल जाए ऑप्शंस में, अगर आपका कल को आ जाए तो इस तरह से आप क्या बोल सकते हो कि ये सारे आपके ऑप्शन वहां टिक मार सकते हो आप उस हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट होता है आपका जिसको हम बोलते हैं अपना पाई बॉन्ड। नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका, जिसको हम बोलते हैं आपका पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड को अगर हम देखना चाहें तो पाई बॉन्ड क्या होता है आपका, पाई बॉन्ड में ऑब्वियसली आपका हेड ऑन कोलिजन नहीं होता, पर पाई बॉन्ड थोड़े से हल्के भी होते हैं, मतलब उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते। तो हम अगर देखें पाई बॉन्ड्स, ठीक है, पाई बॉन्ड्स, तो पाई बॉन्ड क्या होते हैं, इसमें आपका द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप इन सच अ वे दैट देयर एक्सिस, यहाँ पे क्या होगा जब आपका ओवरलैपिंग हो रही है, दैट ओवरलैपिंग इज नॉट हेड ऑन, ये हेड ऑन ओवरलैपिंग नहीं होती। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर आपका जो साइड वेज ओवरलैपिंग होती है, साइड वेज ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स in such a way in such a way that their axis remain parallel to each other, remain parallel to each other and perpendicular to internuclear axis। इंटरन्यूक्लियस, देखो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब मान लीजिए आपने क्या किया, इस बार आपने एक लिया पी इस तरह से, ठीक है, इसकी एक्सिस हो गई ये, दूसरा पी लिया आपने इस तरह से, इसकी एक्सिस हो गई क्या, ये, ठीक है। आपने इन दोनों को ज्वाइन किया, जब आप इन दोनों को ज्वाइन करोगे तो आपकी ये दोनों सेम नहीं है, ये एक्सिस 1 मान लो इसको, और ये एक्सिस 2 मान लो इसको, एक्सेस 1 और एक्सेस 2। आप क्या देखोगे, जब मिलने के बाद जो उसमें ओवरलैपिंग होने वाली है, मिलने के बाद जो ओवरलैपिंग होने वाली है वो कुछ इस टाइप से होने वाली है, थोड़ा गंदा डायग्राम बनाती है। तो इनके बाद में इनकी जो ओवरलैपिंग होने वाली है वो किस टाइप की होने वाली है, थोड़ी सी इस टाइप की होने वाली ओवरलैपिंग। तो यहाँ पे जैसे भी ओवरलैपिंग होगी इस टाइप की मान लीजिए ओवरलैपिंग हो गई। तो ओवरलैपिंग होने के बाद में ये आपको देख रहे हो कि आपकी जो दोनों एक्सिस हैं वो एक्सिस क्या है, एक दूसरे के पैरेलल बनी रहती हैं, और इनकी जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है दे आर परपेंडिकुलर टू इट्स न्यूक्लियर एक्सिस। मतलब ये जो ऐसी एक्सिस थी इनको हम बोलते हैं इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। ये है आपकी क्या, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, ठीक है। ये क्या है आपकी, इनके परपेंडिकुलर है, ऐसे से परपेंडिकुलर है आपके पैर इनकी एक्सिस के, ठीक है। तो इस तरह की जो ओवरलैपिंग होती है इसको हम बोलते हैं आपका साइडवेज ओवरलैपिंग। और यहाँ पर जो बॉन्ड बनता है, यहाँ पर जो बॉन्ड बनता है बेटा वो क्या होता है, इसको हम कभी कभी इस तरह दर्शाते हैं या फिर हम इस तरह दर्शाते हैं इसको कि ये होगी आपकी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ठीक है। ये कौन सी एक्सिस हो गई, ये हो गई इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ठीक है। और आप देख रहे हो कि जो भी आपका इकट्ठा हुआ है, जो भी आपका सारा का सारा सामान इकट्ठा हुआ है, जितना भी चार्ज ऑर्बिटल्स आपके फॉर्म हो रहे हैं वो यहाँ पूरे आपको दिख रहे हैं। जो भी आपके ऑर्बिटल्स दिख रहे हैं इकट्ठा वो यहाँ दिख रहे हैं, और यहाँ पे भी जब आप नीचे देखते हो जो भी ऑर्बिटल्स इकट्ठा दिख रहे हैं आपको यहाँ दिख रहे हैं, बीच में आपको कुछ भी ऑर्बिटल्स इकट्ठा हुए नहीं दिख रहे। तो आप इसका जब फाइनल बनाना चाहते हो एक दूसरे डायग्राम के थ्रू, तो आप इस तरह से भी बनाते हो उनको, इस तरह से भी आपको देखने को मिलेगा। जब आप पाई बॉन्ड बनाते हो तो पाई बॉन्ड आपको इस तरह से भी देखने को मिलते हैं। तो ये भी एक तरीका है पाई बॉन्ड दिखाने का। तो ये आपका पी, ये अगर आपका एक पी ऑर्बिटल है और आपका ये पी ऑर्बिटल है, और तो ये आपका क्या हो जाएगा पीपी ओवरलैपिंग। तो याद रखना पीपी ओवरलैपिंग में आपको दो तरह के देखने को मिल सकते हैं। आपका पीपी ओवरलैपिंग में सिग्मा बॉन्ड बन सकता है, और पीपी ओवरलैपिंग अगर वो साइडवेज मिलते हैं तो वहां पे आपका
वहां पे आपका मिलता है कि क्या, वहां पे आपका मिलता है पीपी ओवरलैपिंग में। ये अगर इस तरह का हो तो यहाँ पे आपको पाई बॉन्ड भी देखने को मिलता है। तो रिलेटिवली अगर हम बात करें सिग्मा बॉन्ड के कंपैरिजन में, अगर पाई बॉन्ड की बात करें, तो पाई बॉन्ड्स आर रिलेटिवली वीकर देन सिग्मा बॉन्ड्स। ठीक है, ये बात। दूसरी बात हमेशा एक याद रखेंगे बेटा, एस जो होता है ना, एस जो होता है वो एस एस में हमेशा सिंगल बॉन्ड, एस एस में हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही बनता है, क्योंकि एस को तुम कहीं से भी लाके जोड़ दोगे, एस को तुम कहीं से भी लाके जोड़ दोगे तो वो हमेशा हेड ऑन ही करता है। एस को तुम कहीं से भी लाके जोड़ दोगे तो जो एस होता है, ठीक है, मतलब एस मतलब आपका एस ऑर्बिटल होता है, ये हमेशा क्या करेगा, ये हमेशा आपका हेड ऑन ही करेगा, हेड ऑन ओवरलैप ही करेगा। और हेड ऑन ओवरलैप की वजह से क्या होगा, ये सिग्मा बॉन्ड निकलेगा। तो मैं पहले समझा चुका था आपको यहाँ पे कि आपका एसएस हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही फॉर्म करते हैं। चलिए, ये बात भी आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट कुछ कंपैरिजंस हैं, ठीक है, इसमें से एक दो चीज अभी आपके सिलेबस में नहीं हो सकती, पर आपको ये सब समझ में आ जाएगी। मैं उनको आपके सामने लिख के एक बार रीड आउट कर देता हूँ, देखिए। तो देखिए बेटा, कई बार आपसे सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के बीच में डिफरेंसेस पूछे जाते हैं। ये सारे डिफरेंसेस हम यहाँ पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, अगर कोई समझ में नहीं आएगा तो। पहली बात तो सिग्मा बॉन्ड की बात करें तो कौन सा ओवरलैप होता है, हेड ऑन ओवरलैप होता है, हम समझ चुके हैं। इसमें क्या होता है, पाई बॉन्ड में आपका साइडवेज ओवरलैप होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सिग्मा बॉन्ड होता है कि एस 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 पी और पीपी ओवरलैप से बनता है, समझ चुके हैं। फाउंड बाय पीपी ओवरलैप ओनली, नॉट बाय एस, एस की वजह से कभी नहीं बनता। यहाँ पे क्या होता है, ओवरलैप इज लार्ज, ज्यादा ओवरलैप होता है, एंड बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग, बता चुका हूँ। नेक्स्ट इज ओवरलैप इज स्मॉल एंड बॉन्ड इज वीक। नेक्स्ट है यहाँ, ये हम बता चुके हैं, सिंगल बॉन्ड होता है तो सिग्मा बॉन्ड होता है। मल्टीपल बॉन्ड्स, अगर आप सिंगल बॉन्ड के अलावा मल्टीपल बॉन्ड्स भी पाए जाएंगे, डबल और ट्रिपल बॉन्ड होंगे तो वहाँ पे पाई बॉन्ड पाया जाएगा। अब ये इंपॉर्टेंट नई चीजें हैं आपको जो शायद थोड़ा सा कम समझ में आए, लेकिन हम समझ लेंगे इसको। है हैज वन इलेक्ट्रॉन क्लाउड एंड हैज टू इलेक्ट्रॉन। क्लाउड का मतलब जहां पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आपके फैले हुए हों, ठीक है, क्लाउड डेंसिटी होती है एक तरह से, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो जैसे मैं जब इसमें एस एस को मिला रहा था, या फिर मैं लेट से आपका एस और पी को जब मैं मिला रहा था यहाँ पे, तो यहाँ पर जब ये दोनों मिलते हैं ना बेटा, तो यहाँ पर आपका एस और यहाँ पे पी, ठीक है, तो यहाँ पर जब क्लाउड जो है, मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं वो इस एरिया में बन रहे हैं, मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं वो इस एरिया में दिख रहे हैं। तो इसको मैं क्या बोलूंगा कि आपके यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपको देखने को मिल रहा है, सिंगल इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा है। लेकिन जब मैं यहाँ बात करता हूँ आपका, तो एक ऐसे बना दिया आपने, एक ऐसे बना दिया, जब आप इन दोनों को मिलाते हो तो इस तरह से बनता है, या फिर हम इसको दूसरे किसके बनाया था, मैंने इस तरह से बनाया था आपका, ठीक है। तो आपको क्या मिलता है देखने को कि यहाँ पर कुछ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन मिलते हैं एक साथ, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का गुच्छा मिलता है, जैसे ये वो गुच्छा दिखा रहा है आपको। तो यहाँ पे क्या क्या मिलता है, साफ साफ देखने को, यहाँ पे आपको दो इलेक्ट्रॉन के क्लाउड देखने को मिल रहे हैं आपको, ठीक है। आई होप कि समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है आपका कि देयर इज फ्री रोटेशन इज पॉसिबल इन सिग्मा बॉन्ड एंड फ्री रोटेशन इज नॉट पॉसिबल इन सिग्मा बॉन्ड। अब फ्री रोटेशन का मतलब क्या है, देखिए इसका बहुत सिंपल सा मतलब है। फ्री रोटेशन का मतलब क्या है कि मान लीजिए आपके यहाँ पे एक डंडी है और यहाँ पे दो डंडी आ गई एक साथ, दो डंडियां या तीन डंडी आ गई यहाँ पे, से मतलब दो, आप एक डंडी को पकड़ो और दो डंडियों को पकड़ो और इनको घुमाने की, ट्विस्ट करने की कोशिश करो। इनको क्या करो, ट्विस्ट करने की। ट्विस्ट कैसे करेंगे, इसको घुमाएंगे। तो एक डंडी को ट्विस्ट करना बहुत आसान होता है, उसको आप आराम से घुमा सकते हो अपने एक्सिस के अबाउट। बट जैसी दो डंडी आ जाएंगी तो इनको ट्विस्ट करना इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज जैसे ही आप एक को घुमाओगे दूसरी उसमें उसके बीच में अटक जाएगी। तो एक को रोटेट करना आपका बहुत ईजी है यहाँ पे, पर यहाँ पे रोटेशन इज नॉट पॉसिबल। बस वही रीजन है इसका कि जब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आ जाते हैं तो उनको रोटेट करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहां पे एक साथ दो तीन बॉन्ड आने वाले हैं। लेकिन जैसे ही आपके सिंगल बॉन्ड होते हैं इनको रोटेट करना बहुत ज्यादा आसान होता है। तो इसको हम बोलते हैं आपका इसको हम बोल देते हैं आपका कि इसको रोटेशन करना अलाउड है या नहीं। तो ये छोटी मोटी बातें थी आपके सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के बारे में। अब हम आगे बात करते हैं कि क्या होता है, देखिए। अब देखिए बेटा, नेक्स्ट है आपका हाइब्रिडाइजेशन। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और उसको समझने कुछ नहीं। हुआ क्या, दिक्कत कहाँ शुरू हुई कि इससे पहले हम जब एस एस ओवरलैपिंग कर रहे थे, ठीक है, हम एस पी ओवरलैपिंग कर रहे थे, हम यहाँ पे आपका पीपी ओवरलैपिंग कर रहे थे, ये तीन तरह की हम ओवरलैपिंग कर रहे थे, टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग कर रहे थे, ठीक है। इसमें दिक्कत क्या हो रही थी आपकी कि आपके ये सब को हम बोलते हैं आपका प्योर ऑर्बिटल ओवरलैपिंग। जो क्या बोलते हैं आपका प्योर ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि एस का एस के साथ में, एस का पी के साथ में, पी का पी के साथ में, इनको हम बोलते हैं। पर दिक्कत क्या हुई
कि इनसे बनने वाले जो कंपाउंड्स थे, इनसे बनने वाले जो मॉलिक्यूल्स थे, फॉर्म्ड मॉलिक्यूल्स वर नॉट स्टेबल। ठीक है, फॉर्म्ड मॉलिक्यूल्स वर नॉट स्टेबल। एक्सपेरिमेंटली ये पता चला कि बाय द ओवरलैपिंग ऑफ प्योर ऑर्बिटल्स द मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड वर नॉट वेरी स्टेबल, वर नॉट वेरी स्टेबल। हेंस आपके ये स्टेबल नहीं थे, तो आपके कंपाउंड जो थे वो बन नहीं पा रहे थे, तो वहां पे थ्योरी थोड़ी सी फेल हो रही थी। तो वहां पर हमको लेके आनी पड़ी हाइब्रिडाइजेशन की थ्योरी। वहां पे हमको क्या लेके आनी पड़ी, आपकी हाइब्रिडाइजेशन की थ्योरी लेके आनी पड़ी। अब ये हाइब्रिडाइजेशन की थ्योरी क्या होती है, इसको समझते हैं। देखिए, तो ये बोलती है कि कभी कभी क्या होता है आपका, कि हम जब आपके प्योर ऑर्बिटल्स को ओवरलैप करने से स्टेबल नहीं हो रहे थे, तो हमने एक नई चीज करी। क्या करी, सुनना अच्छे से। जैसे लेते हैं कार्बन का एग्जांपल लेते हैं। कार्बन का एग्जांपल हम स्टार्टिंग में भी ले रहे थे, अब भी ले रहे हैं। कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है आपका 6। ठीक है, जब इसका हम प्योर स्टेट में बनाते हैं आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो वो क्या बनता है आपका, वो बनेगा 1s2 2s2 और आपका 2p2 बन जाएगा। ठीक है, जब इसको हम बनाते हैं आपका इस तरह से, तो ये बन गया 1s2, ये बन गया आपका 2s2, और फिर आपका 2p2 बनाना चाहा मैंने, तो 2p2 एक एक करके बांटते हैं इस तरह से, तो मैंने बना दिया 2p2 बन गया आपके। ठीक है, अब दिक्कत ये हुई कि इन्होंने बोला कि जब आपके एटम स्टेबल नहीं होते हैं, जब आपके एटम स्टेबल नहीं होते हैं, तो उस टाइम पे हमने ये बात पता करी कि गड़बड़ क्या हो रही थी, कि आपके कुछ और तरीके से आपके एटम्स एग्जिस्ट कर रहे थे, कुछ और तरीके से आपके एलिमेंट्स जो थे वो चीजें दिखा रहे थे। वो कैसे कर रहे थे, उन्होंने बोला कि आपके जो आउटर मोस्ट शेल क्या है, उन्होंने बोला कि आपकी आउटर मोस्ट शेल क्या है। तो हमने बोला आउटर मोस्ट शेल, तो आउटर मोस्ट शेल तो आपकी ये वाली है। देखिए, आउटर मोस्ट शेल तो क्या ही है ना, जो बाहर 1 और 2 में 2 बाहर वाली, तो ये हो गई आपकी आउटर मोस्ट शेल। तो उन्होंने क्या बोला, जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो भी अपने आप को अनपेयर्ड बना लेते हैं, वो भी हम अपने आप को क्या बना लेते हैं, अनपेयर्ड बना लेते हैं। तो ये क्या है, अभी तक जो ये बना हुआ है आपके सामने, ये जो आपके सामने भी बना हुआ है ना, ये है आपके सामने प्योर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या प्योर ऑर्बिटल्स बने हुए हैं आपके सामने। फिर उन्होंने क्या बोला कि ये जो है आपका, इसमें कुछ नहीं करेंगे, जो अंदर वाले हैं वो कुछ नहीं करते कभी भी। तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन है वो क्या बोलेंगे कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, और वो क्या करेगा आपका पी वाले में जाके क्या हो जाएगा, वहां पे जाके आपको अनपेयर्ड बन जाएगा, ऐसे करके यहाँ पहुंचना। जो ये वाला एक है, इसको मैंने उठा के क्या भेज दिया यहाँ। अब ये मत बोलना कि सर वो आपने उल्टा कैसे बना दिया, पहले वो भरा ही इस तरह से जाता है कि आपका सब सेम साइन की बनेगी। तो उस टाइम पे क्या होगा, ये अब हम इसको 2s और इसको हम 2p, नाम तो अभी 2s 2p है। ठीक है, तो ये हो गया। तो यहाँ पर जो भी फॉर्म होते हैं, तो ये जो नई चीज बन के आई है, ये जो नई चीज बन के आई है, इसको हम क्या बोलते हैं आपका, ये जो आपके सामने बेटा नई चीज बन के आई है, इसको हम बोलेंगे अपना हाइब्रिड ऑर्बिटल। इसको, ये जो आपके सामने नई चीज रियली में एग्जिस्ट होना करती है, पर जब आपका रिएक्ट करना पड़ता है, कंपाउंड बनाना होता है, तब ये बन जाता है इस तरह से। तो इसको हम बोलते हैं आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल। इसको हम क्या बोलते हैं आपका, हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, क्या होता है डेफिनेशन की वाइज तो मैं समझाऊंगा ही आपको, कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, अभी आप समझ लो इस तरह से होता है। अब क्या होता है, जैसे कार्बन है, कार्बन के साथ मुझे H को अटैच करना है। ठीक है, अब एक H आएगा, एक H के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो H आएगा। देखो अब सुनो, जैसे ये आपका आया, एक कार्बन का ऐसे है और बाकी कार्बन के 3 इस तरह से। ठीक है, बाकी कार्बन के इस तरह से आपके लगे हुए हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं इसकी इस तरह से, तो देखिए होगा क्या आपका, फिर आप बोलोगे सर देखिए, मान लीजिए हाइड्रोजन आकर अटैच होता है, तो एक हाइड्रोजन का उल्टे स्पिन का आके इससे अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो ये सी का चल रहा है ऊपर, ये एक एच यहाँ आ गया, ऐसे ही एक एच हाइड्रोजन का आके इससे अटैच हो जाएगा, एक एच हाइड्रोजन का आके इससे अटैच होगा, एक एच हाइड्रोजन का आके इससे अटैच होगा, एच 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 एच। ठीक है, तो कितने एच, 4 एच, तो आपका कंपाउंड या मॉलिक्यूल क्या बन जाएगा, CH4 बन जाएगा। इस तरह से आपका बॉन्डिंग बनके तैयार होती है। लेकिन बेटा, अगर हम पहले वाले प्योर ऑर्बिटल से जाते ना, देखो यहाँ अगर इससे हम जाते, तो गड़बड़ पता है क्या होती, गड़बड़ ये होती कि हम अगर प्योर वाले से जाते तो गड़बड़ ये होती बेटा आपकी, कि यहाँ पर आपका तो ये पहले से अनपेड है ही नहीं, यहाँ पे पेड़ है, तो पेड़ के साथ तो कुछ करना नहीं है। अनपेड आपके सिर्फ 2 थे, जब 2 अनपेड थे, तो एक एच आपका इसके साथ जाता है, एक एच आपका इसके साथ जाता, तो आपका जो कंपाउंड बनता ना, वो सी ऊपर एच यहाँ पे, तो 2 एच आते, तो CH2। जबकि CH2 मॉलिक्यूल होता ही नहीं है, कोई मॉलिक्यूल है ही नहीं CH2 नाम का।
CH4 होता है और जो कि स्टेबल है, और ये क्या होता है आपका अनस्टेबल होता है, इसलिए बनता नहीं है। इसलिए मैंने क्या कहा कि आपके प्योर ऑर्बिटल से कंपाउंड नहीं बनते हैं और आपके हाइब्रिड से कंपाउंड बनते हैं। और इसी चीज को हम प्रोसेस को क्या बोलते हैं कि जब आपका एक पेड़ आउटर इलेक्ट्रॉन के, आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पेयर से अनपेयर बन जाते हैं, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है। इसको हम क्या बोलते हैं आपका हाइब्रिडेशन होते हैं। एक गड़बड़ और होती है, जैसे गड़बड़ क्या होती है, इसका नाम तो क्या है, इसका नाम एस है, इस पूरे का नाम क्या है पी है, लेकिन अब इसका नाम एस और पी नहीं रह जाता। अब इसको हम 2s और 2p नहीं बोलेंगे, अब इसका नाम क्या हो जाएगा, तो देखिए क्योंकि ये अब एक साथ कंबाइन हो चुके हैं, ये एक ही पार्ट है, क्योंकि हाइब्रिड होने के बाद नई चीज बन चुकी है। हाइब्रिड का मतलब ही होता है एक नई चीज बन जाना। अब इसका नाम क्या है, तो देखो यहाँ पर इसमें कितने एस दिख रहे हैं आपको, सर इसमें मुझे एक एस दिख रहा है। इसमें कितने पी दिख रहे हैं, इसमें मुझे 3p दिख रहे हैं। 3p का मतलब थर्ड ऑर्बिटल मत मान लेना उसको, 3p दिख रहा है, तो इसको मैं क्या बोलता हूँ, इसको बोलता हूँ मैं sp3 नाम से बुलाता हूँ। आई बात नहीं आई समझ में, समझ आया नहीं आया, इसको मैं क्या बुलाऊंगा sp3। sp3 का मतलब क्या हो जाएगा कि 1s ऑर्बिटल एंड 3p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज, ठीक है, या कंबाइंड टू फॉर्म वन हाइब्रिड ऑर्बिटल, टू फॉर्म वन हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो उसको हम क्या बोलेंगे आपका बेटा, उसको हम बोलते हैं आपका हाइब्रिडेशन, और इसकी वजह से क्या बनेगा आपका sp3 बनेगा। समझ में आ गई बात। तो ये भी आपका sp3, सब sp3 है, ठीक है, ये पूरा sp3 कहलाएगा, पूरा sp3। मतलब अगर आप इसको इस इलेक्ट्रॉन को बोलोगे तो इलेक्ट्रॉन किसका पार्ट है, sp3 का पार्ट है, इसका किसका पार्ट है, sp3 का पार्ट है, ये किसका पार्ट है, sp3, सब sp3 के ही पार्ट है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा क्योंकि sp3 है तो सारे इलेक्ट्रॉन किसके पार्ट होंगे, sp। यहाँ पर जब हम बोलते हैं तो हम ये बोलते हैं ये दो इलेक्ट्रॉन किसके पार्ट है, तो आप बोलते हैं ये 2s के पार्ट है, ये दो इलेक्ट्रॉन किसके पार्ट है, तो आप 2p के पार्ट बोलते हैं। लेकिन अब क्या बोलोगे, sp3, 3 का मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं है, इस 3 को समझना मत, इलेक्ट्रॉन, इस 3 का मतलब है 3p और एक s। मेरे ख्याल से बात समझ आ रही होगी, ठीक है। तो इसी के साथ हम एंटर करते हैं आपके हाइब्रिडेशन में। यहाँ पे मैंने आपको समझाने की कोशिश करी कि हम हाइब्रिडेशन क्यों पढ़ते हैं और उसको पढ़ने का तरीका क्या होता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होता है। अब इसके हम डेफिनेशन वाइज चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए मैं आपको सामने डेफिनेशन देता हूँ, फिर समझाता हूँ। अब देखिए बेटा, हम यहाँ पे क्या करते हैं, हाइब्रिडेशन जो डेफिनेशन होती है उनको समझ लेते हैं। पॉलिंग इंट्रोड्यूस द concept of hybridization. The atomic orbitals combine to form a new set of equivalent orbitals known as hybrid orbitals. मैंने बताया था कि सारे के सारे एक जैसे होते हैं आपके। Unlike pure orbitals, the hybrid orbitals are used in bond formation. Unlike pure orbitals, क्यों, क्योंकि pure orbitals bond form नहीं करते because of unstable molecules, ठीक है, वो नहीं बनाते क्योंकि वहां पे क्या बनते हैं आपके अनस्टेबल, और यहाँ से क्या बनते हैं आपके स्टेबल मॉलिक्यूल्स बनते हैं, इसलिए आप यहाँ से बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट और बात करते हैं डेफिनेशन। द फिनोमिना, दिस फिनोमिना इज नोन एज हाइब्रिडेशन। कैसे डिफाइन किया जाता है, व्हिच कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ द ऑर्बिटल्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट एनर्जीज सो एज टू redistribute their energies, resulting in the formation of new set of orbitals of equivalent energies and shape। मतलब क्या है इसका, मतलब मैंने जैसे यहाँ पे समझाया आपका कि जब आपके प्योर ऑर्बिटल थे तो इसकी एनर्जी अलग थी, इसकी एनर्जी अलग थी, इन दोनों की एनर्जी क्या थी, अलग अलग हुआ करती थी। लेकिन जब ये दोनों इंटरमिक्सिंग करते हैं या फिर जब ये हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है आपका, उस टाइम पे बेटा आपका ये जो पार्ट है और ये जो पार्ट है और ये जो पार्ट है, ये जो चार आपके सामने बनके तैयार हो ना, ये एक और ये तीन, आपके जो चार ऑर्बिटल बनके तैयार हुए हैं, वो चार ऑर्बिटल की सबकी एनर्जी क्या है, सेम टू सेम एनर्जी होगी, सेम टू सेम लेवल पे इनकी एनर्जी होगी, शेप भी सब कुछ सेम टू सेम देगी। तो यही मैंने आपको समझा था लास्ट में। फॉर एग्जांपल व्हेन 1 2s एंड 3 2p ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन हाइब्रिडाइज, then there is a formation of 4 new sp3 orbitals। समझाया था मैंने यहाँ पे कि यहाँ पे आपका एक ऐसे बन गया आपका, और हाइब्रिड बनाने के बाद में पी के मैंने यहाँ पे 3 बना दिए, तो आपके टोटल कितने बन गए आपके, ये सब क्या होंगे आपके, ये भी sp3 कहलाएगा, ये भी sp3 कहलाएगा, ये भी sp3 कहलाएगा, ये भी sp3 कहलाएगा। तो आप क्या बोल रहे थे, पहले आपके पास में देखो यहाँ पे क्या हो गया, 1 2s वाला ऑर्बिटल, और यहाँ पे क्या हो गया 3 2p वाले ऑर्बिटल्स को अगर मैं मिलाता हूँ तो टोटल आपके पास में कितने, 4 sp3 ऑर्बिटल्स बनके तैयार हो गए। तो ये समझा रहा था इसने आखिरी पॉइंट में। जरूरी नहीं है हमेशा sp3 ही बनता हो,
बहुत अलग अलग टाइप के भी होते हैं, वो मैं अभी आपको नेक्स्ट में समझाऊंगा कि क्या क्या अलग अलग टाइप के हाइब्रिडाइजेशन होते हैं, वो देखिए आप। देखिए बेटा, कुछ फीचर्स हैं आपके हाइब्रिडाइजेशन के जिनको हम यहाँ पे देख लेते हैं। ये सब चीजें मैं आपको पहले बता ही चुका हूँ, बस इसको बस वो एक बार मुझे रीड आउट करना है, कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको दिखाने हैं मुझे और कुछ नहीं। देखिए, तो यहाँ पे बता रखा है फर्स्ट पॉइंट, द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स दैट गेट्स हाइब्रिडाइज्ड। मतलब कितने नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे, जैसे sp3 में, जैसे sp3 में कितने नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आपके इन्वॉल्व थे, तो यहाँ पे एक एस का था और तीन आपके, एक एस का था 3 पी के, तो कितने हो गए sp3। तो कितने आए आपके यहाँ पे 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल निकल के आए। तो कितने कितने आपके इन्वॉल्व हो रहे हैं, उसके हिसाब से आपका हम कहते हैं कि नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स निकल के आएंगे। इसको एक तरह से मतलब एक लॉ भी बोल सकते हो, अगर बोलना चाहो तो इसको हम बोल सकते हैं आपका दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। आगे जाके कहीं बड़ी क्लास में पढ़ोगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, मतलब जितने एटॉमिक ऑर्बिटल आपके कंबाइन हुए हैं उतने ही और एटॉमिक ऑर्बिटल्स के आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। नेक्स्ट है आपका द हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स आर ऑलवेज इक्विवेलेंट इन एनर्जी एंड शेप। मतलब इस sp3 में sp3 बनने के बाद में तो 1s और 3p के जितने भी हैं आपके, ये सब क्या होंगे, सबके सब आपस में सेम एनर्जी के होंगे आपके, और सेम शेप होगी सबकी। ऐसा नहीं सब अब कोई गोल नहीं है, कोई ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं मानना कि ये गोल है, ऐसा ऐसा कुछ नहीं, अभी सब सेम शेप के हैं, सेम साइज के हैं, सेम एनर्जी के हो जाएंगे। नेक्स्ट है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर मोर इफेक्टिव इन फॉर्मिंग स्टेबल बॉन्ड्स देन प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ऑब्वियसली इसी वजह से तो मैं आपको समझाया था कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्यों बनाते हैं आपके। नेक्स्ट है आपके द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर डायरेक्टेड इन स्पेस इन सम प्रेफर्ड डायरेक्शन टू हैव मिनिमम रिपल्शन। अब बात ये होती है कि क्यों आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स प्रेफर किए जाते हैं, बिकॉज ये जो बनाते हैं ना बॉन्ड, ये मिनिमम रिपल्शन, और मिनिमम रिपल्शन बेटा कब बनता है, मिनिमम रिपल्शन तब बनता है जब आपका क्या होता है वहां पे मिनिमम एनर्जी होती है। और मिनिमम एनर्जी का मतलब मैं आपको कितने बार समझा चुका हूँ कि इसका मतलब क्या होता है, आपका मैक्सिमम स्टेबिलिटी होती है। तो मिनिमम एनर्जी एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी की वजह से क्या होता है आपका, वहां पर बनता है आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल की जरूरत पड़ती है, और उसी तरह से आपका हाइब्रिडाइजेशन आपका ज्योमेट्री बनाने में भी आपका यूजफुल होता है। तो ये आपके कुछ कुछ फीचर्स हैं हाइब्रिडाइजेशन के, जो आपके हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद आपके निकल के आती हैं बातें, इंपॉर्टेंट बातें समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट बेटा अब हम देखेंगे कि कुछ कंडीशंस हैं, 3-4 कंडीशंस हैं कि कब आपकी इंपॉर्टेंट कंडीशंस फॉर हाइब्रिडाइजेशन वो क्या है, एक बार उनको देख लेते हैं। लेट्स सी। अब देखिए, नेक्स्ट आपकी है इंपॉर्टेंट कंडीशन ऑफ हाइब्रिडेशन। हाइब्रिडेशन आप करने के लिए क्या क्या चेक करते हो कि कब कब हाइब्रिडेशन आपको यूज करना है। द ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल ऑफ द एटम आर हाइब्रिडाइज्ड। सिर्फ वैलेंस शेल में जो एटम्स होते हैं उन्हीं का यूज करना है आपको हाइब्रिडाइजेशन में। नेक्स्ट है द ऑर्बिटल्स अंडरगोइंग हाइब्रिडाइजेशन ऑलमोस्ट हैव सेम और इक्वल एनर्जी। ऑब्वियसली बात है, इक्वल एनर्जी होगी तभी आप उसको लेके चलोगे। इसका एक रीजन मैं आपको आगे जाके बताऊंगा ऐसा क्यों होता है, कुछ चेंजेस आपको जाकर देखने को मिलेंगे वहां पे, वो थोड़े जब हम डी ऑर्बिटल को भी लेके आ जाएंगे ना, तब ये हम इस लाइन का वापस यूज करेंगे वहां पे। प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट एसेंशियल कंडीशन टू हाइब्रिडेशन। प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन जाएगा नहीं जाएगा। अगर आपके पास में सिर्फ एस ही है और पी है ही नहीं, अगर आपके पास में पी है ही नहीं और पी में आपके पास में सिर्फ एक खाली पड़ा हुआ है, तो हम इसको क्यों भेजेंगे कहीं पे, हम इसको यहाँ क्यों भेजेंगे, जबरदस्ती थोड़ा ना भेजने की। तो हमारे पास अगर ये प्योर खाली पड़ा हुआ है, एक ही है और प्योर है, तो प्योर हो चाहे हाइब्रिड हो, हम इसी से अपना काम चला देंगे। तो जरूरी नहीं कि हाइब्रिड बनाना जबरदस्ती होगी, ठीक है, आप एक से भी काम बना सकते हो, प्योर प्योर से बना सकते हो, लेकिन अगर हाँ यहाँ पर ऐसे दो हो जाते तब आपको भेजना पड़ता, ठीक है। इट इज नॉट नेसेसरी दैट ओनली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। इन सम केसेस इवन फिल्ड ऑर्बिटल्स ऑफ वैलेंस शेल टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। इसका मतलब ये है कि जरूरी नहीं कि हमेशा हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स ही पार्टिसिपेट करते हो। कभी कभी हाइब्रिडाइजेशन में आपकी फील्ड ऑर्बिटल्स भी पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे आपकी नोबल गैस, कुछ कुछ नोबल गैसेस भी आपके कंपाउंड बनाती है ना बेटा, तो उनमें तो हमेशा फुल फिल्ड होता है आपका, ठीक है। जब इवनली फिल्ड होगा उस टाइम पे क्या करेंगे, उस टाइम पे आपके भी बॉन्ड बनते हैं, लेकिन वो उसको हम हाइब्रिडेशन के अंदर इंक्लूड नहीं करते, उसको हम हाइब्रिडेशन इंक्लूड नहीं करते। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं बात करूं, जैसे आपका तो कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, दीज एलिमेंट्स टेंड टू हाइब्रिडाइज मोर, ये बहुत ज्यादा हाइब्रिडेशन दिखाते हैं। तो मैक्सिमम कंपाउंड आप देखेंगे हाइब्रिडेशन की हेल्प से वो आपके
इन्हीं की वजह से मैक्सिमम देखे जाएंगे। लेकिन जहां पे हम देखते हैं H होता है, Cl होता है, F होता है और भी बहुत सारे ये जो होते हैं, ये जनरली आपके ज्यादा हाइब्रिडेशन नहीं दिखाते। इसका मतलब ये नहीं कि हाइब्रिडेशन दिखा नहीं सकते, पर ये ज्यादा नहीं दिखाते। देखो ज्यादा नहीं दिखाना और थोड़ा बहुत दिखाने में यही फर्क है कि ऐसा नहीं है कि दिखा नहीं सकते, पर ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा हम हाइब्रिडेशन में देखते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट कंडीशन है, हाइब्रिडाइजेशन एक अच्छी चीज है, पर ये नहीं कि ये अकेली चीज है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम अपनी जिंदगी में देख सकते हैं। अब हम बेटा आपकी नेक्स्ट चीज देखने वाले हैं, जिसको हम बोलते हैं आपका हाइब्रिडाइजेशन टाइप्स। बहुत सारे टाइप्स ऑफ हाइब्रिडेशन आपको देखने को मिलते हैं। अब देखते हैं अपन टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। जब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की, तो उसमें हमारे पास में बहुत सारे तरह के हाइब्रिडाइजेशन है। sp है, sp2 है, sp3 है, sp3d है, sp3d2 है, dsp2 है, dsp3 है, d2sp3। ये थोड़ी सी अनकॉमन है, ठीक है, ये वाली, पर होती एग्जिस्ट, ये भी करती है। बाकी जो है वो थोड़ी सी कॉमन है, लेकिन हम उनको अभी इस चैप्टर में ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे नहीं, इस वाली को और इनको हम बाकी अभी डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। इसको हम आपका डी ब्लॉक एलिमेंट्स में बहुत ज्यादा खासकर पढ़ेंगे। हाँ, इसका थोड़ा सा रेफरेंस क्या होता है, क्या इनका मतलब है, ये हम अभी जरूर समझ लेंगे, और कहाँ ये इसके एग्जांपल्स होते हैं वो भी हम देख लेंगे। अभी हमारे इस चैप्टर में जो बेसिकली हमें इंपॉर्टेंट ध्यान देना है वो इनके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना है, sp sp2 sp3, क्योंकि s और p हम ब्लॉक एलिमेंट्स से ज्यादा बात करते हैं और उन्हीं ऑर्बिटल्स का हम हाइब्रिडाइजेशन देख रहे हैं यहाँ पे। तो sp का मतलब क्या हो जाएगा, सिंपल बात है, वहां पे 1s और मतलब 1s का मतलब पहला ऑर्बिटल मत समझना, एक s और एक p को जब हम कंबाइन करते हैं तो आपके पास में एक sp, दो sp हाइब्रिड्स बनके तैयार होते हैं, ठीक है। सिमिलरली जब आप यहाँ पर एक s और दो p ऑर्बिटल्स को आप हाइब्रिडाइज करते हो तो आपके पास में थ्री, आपके पास में 3sp2 हाइब्रिड्स बनके तैयार होते हैं, ठीक है। उसी टाइम पे sp3 का मतलब क्या हो जाएगा आपका, जब आप एक s और 3p ऑर्बिटल्स को कंबाइन करते हैं तो आपके पास में 4 sp3 हाइब्रिड्स बनके तैयार होते हैं। इसी तरह आपके sp3d भी होते हैं, sp3d2 भी होता है, ये सब आपके इसी तरह से होते हैं। इनको अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी ये क्या है, sp3d sp3d2, ये dsp3 में और DSP3 में और SP3D में क्या फर्क है, ये भी हम देखेंगे, अभी समझेंगे, इसको ज्यादा टाइम नहीं है। लेकिन डिटेल में इनकी जो स्टडी हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ने के बाद ही समझ पाएंगे, अभी नहीं समझ पाएंगे। अभी हम बात करते हैं SP SP2 और SP3 को अलग से पढ़ लेते हैं। तो देखिए बेटा, सबसे पहला है आपका SP हाइब्रिडाइजेशन, कि क्या होती है आपकी SP हाइब्रिडाइजेशन, उसको देखेंगे। तो देखिए इसका सिंपल सा मतलब तो पहला क्या हो जाएगा कि एक S होगा, एक P होगा, उन दोनों को मिला देंगे तो आपको दो SP हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनके तैयार हो जाएंगे, ठीक है। क्या शेप होती है, क्या नहीं होती है, उसको हम देखते हैं। तो इसमें सिंपल सा मतलब क्या हो जाएगा, इसकी मैं एक बार डेफिनेशन आपके सामने देता हूँ, क्योंकि डेफिनेशन भी ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है। अब बेटा ध्यान देना, sp हाइब्रिडेशन में पढ़ते हैं, थोड़ा देख लेते हैं। दिस टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन इन्वॉल्व्स द मिक्सिंग ऑफ वन s एंड वन p ऑर्बिटल रिजल्टिंग इन टू इक्विवेलेंट sp ऑर्बिटल्स। तो पहली बात तो कि एक s और एक p के मिलने से दो इक्विवेलेंट आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनकर तैयार होंगे। ईच sp हाइब्रिड ऑर्बिटल हैज 50% s कैरेक्टर एंड 50% p कैरेक्टर। कैसे निकाल रही है, s में एक s है, p एक है, तो टोटल कितने हो गए, दो हो गए। टोटल कितने हो गए आपके, दो दो ऑर्बिटल्स हो गए ना। s कितना हो जाएगा, तो मैं क्या बोलूंगा, एक s है, टोटल कितना है, दो, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 0.5, 0.5 को 50% भी बोल देते हैं। सिमिलरली p के लिए भी बोल सकता हूँ क्या, एक p है लेकिन टोटल कितने हैं, दो हैं, तो आपका 0.5 यानी 50% इसको मैं बोल सकता हूँ। तो 50% आपका p कैरेक्टर होगा, 50% s कैरेक्टर होगा। सच अ मॉलिक्यूल इन विच द सेंट्रल एटम इज sp हाइब्रिडाइज्ड एंड लिंक्ड डायरेक्टली टू अदर एटम्स possesses लीनियर ज्योमेट्री। यहाँ पे कौन सी ज्योमेट्री, आपको देखो, आप शेप के बारे में बात हम यहाँ पे करना शुरू कर रहे हैं। तो आपका लीनियर ज्योमेट्री बनती है जब भी आपका वहां पर क्या मिलेगा आपको, जब सेंट्रल एटम दो मतलब अलग उनसे मिलेगा, एटम्स मिलेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे आपका, कि वहां पर आपका लीनियर ज्योमेट्री बन गई। इसको हम दूसरे नाम से डायगोनल हाइब्रिडेशन भी बुलाते हैं। अब थोड़ा ध्यान देना, एक एग्जांपल पे जो भी मैंने आपको यहाँ समझाया, समझाने की कोशिश करूंगा, प्लीज उसको ध्यान सुनना। मान लीजिए आपका एग्जांपल मैं लेके चलता हूँ आपका BeCl2, BeCl2। इसमें ऑब्वियस सी बात है कि जो सेंट्रल एटम है वो क्या है आपका, वो आपका Be है, बेरिलियम है, ठीक है। तो अगर मैं बेरिलियम की बात करूँ तो पहले बेरिलियम का जो नंबर है वो आप जानते हो कि वो क्या होता है आपका,
हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, 4 होता है ना एटॉमिक नंबर इसका। तो 4 एटॉमिक नंबर है इसका। जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा तो 1s2 और आपका 2s2 निकल के आएगा। तो आउटर मोस्ट क्या है आपका 2s2 है। तो अगर मैं इसको बनाने की कोशिश करूंगा आपका, तो बनाने की जब कोशिश करूंगा, सिर्फ 2s2 को बना रहा हूँ, तो आपका इस तरह से बनाएगा। लेकिन 2s2 के साथ में आपको क्या होगा कि p वाले भी साथ में खाली पड़े हुए हैं। अब ये स्टेबिलिटी को देखने की वजह से आपका क्या होगा, ये तो प्योर बन गया आपका। आप इसको हाइब्रिड बनाओगे यहाँ से। जब आप इसको हाइब्रिड बनाते हो तो आप क्या बोलोगे कि इसमें एक रहने दो यहाँ पर और एक यहाँ पर रहने दो, ठीक है, एक यहाँ पे लेके आ जाओ। तो इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि आपके पास में एक एस का आ जाएगा, यानी ये एसपी, एक एस का एसपी और ये आपका एक पी का एसपी, दो निकल करेंगे। तो 2 एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स निकल के आ गए आपके एक एस ऑर्बिटल्स, ठीक है। अब इसके बाद आपने क्या किया, अब आप सीएल को लेके आ रहे हो। अगर मैं सीएल की बात करता हूँ तो सीएल का जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है आपका, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम करते हुए अगर आप जाओगे तो वो आपका 17 निकल के वहां पे आ जाता है। तो वो उसका मुझे इतना डीप में जाने की जरूरत है नहीं, मुझे उतना दूर तक समझाना नहीं है। इतना है कि जो भी है सीएल के पास में आउटर मोस्ट पी क्या होता है, उसके पास में पी होता है आउटर मोस्ट, और उस पी में भी क्या होता है आपके पास में सारे भरे हुए होते हैं। बस उसके पास में आउटर मोस्ट में उसके 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, 7 में से 2 तो चले जाएंगे एस में, 7 में 2 तो चले जाएंगे एस में, ठीक है। और आपके बचे रहेंगे 1 2 3 और 4 5, बस एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे खाली है उसका। तो उसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। वो कैसे करेगा, ऑब्वियस सी बात है कि एक इलेक्ट्रॉन इससे कंबाइन करेगा, एक और सीएल आएगा, उसका भी यही रीजन होगा, और वो भी क्या करेगा, वो इससे कंबाइन करेगा ऐसे, ठीक है। तो 2 सीएल आपके जुड़ जाएंगे और 2 सीएल ही आपके यहाँ पे जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो 2 सीएल की जरूरत पड़ेगी। अब पीक, अब ध्यान देना अच्छे से। अब देखिए यहाँ पर उसकी अगर मैं बात करूं, अगर मैं बात करूं यहाँ पे बी की, बीई की, तो बीई का जो प्योर एस है, ठीक है, वो ऐसे था पी और एस वाला, ठीक है। वो पी के साथ कंबाइन करता है हाइब्रिड बनाने के लिए, पी के साथ कंबाइन करता है हाइब्रिड बनाने के लिए। अभी ये दोनों प्योर एस है, ये प्योर एस है और ये क्या है, प्योर पी है। बी की बात करूं, जब ये कंबाइन करते हैं तो आपका हाइब्रिड बनाते हैं, और हाइब्रिड बनता है कुछ इस तरीके से, ठीक है। हाइब्रिड बनता है कुछ इस तरीके से कि छोटा छोटा माइनस माइनस तो यहाँ आ जाता है, प्लस प्लस ज्यादा यहाँ आ जाता है, क्योंकि आपका ऑब्वियस सी बात है कि एस जुड़ा है वहां पे। तो यहाँ पे इस तरह से बना हुआ है आपका। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हाइब्रिड हो जाएगा। कौन सा हाइब्रिड, एस पी बन जाएगा आपका। जब ये आपका सीएल से कंबाइन करेगा ना मेरे बेटे, जब ये सीएल, अभी तो सिर्फ बी के बारे में पढ़ा है, अब इसको मैं सीएल के साथ जब कंबाइन करता हूँ, तो मैंने बोला बीई तो ये रहा, ठीक है, बीई तो ये रहा, माइनस माइनस छोटा मैंने बना दिया, ठीक है, यहाँ प्लस 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 बना दिया। सीएल के भी क्या होंगे, सीएल का जो पी है वो आके इससे अटैच होगा इस तरह से, सीएल का जो पी है वो आके अटैच होगा। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाने के लिए मैं प्लस से प्लस या इन फेज वाले अटैच करूंगा यहाँ पे, तो यहाँ पे प्लस प्लस अटैच हो गया। तो ये सीएल आ गया यहाँ पे, ये सीएल आ गया यहाँ पे, और बीच में क्या है आपका बीई बन गया। तो ये आपके सामने कौन सा कंपाउंड बनके तैयार हो गया, ये आपके सामने BeCl2 बन के तैयार हो गया। अगर मैं बॉन्ड का नाम करना चाहता हूँ तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे सिर्फ एस एस कंबाइन हो रहे हैं और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड दिख रहा है ना बेटा, सिंगल बॉन्ड दिख रहा है। जैसे सिंगल बॉन्ड दिख रहा है तो ये कौन सा होगा, ये एक सिग्मा बॉन्ड होगा, ये एक सिग्मा बॉन्ड होगा, ठीक है। मतलब जो बीई का सीएल के साथ बन रहा है, जो यहाँ पर एक बॉन्ड है, वो कैसा होगा, एक सिग्मा बॉन्ड होगा। तो सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है, और यहाँ पे बीई और सीएल जुड़ रहे हैं, तो ये भी क्या होगा आपका, एक सिग्मा बॉन्ड बनके तैयार होगा। तो अगर आप इसको दिखाना भी चाहते हो तो आप BeCl2 के दिखाओगे, BeCl, और एक यहाँ पे Cl, ये कैसा होगा सिग्मा, और ये भी क्या होगा सिग्मा। तो सिंगल बॉन्ड बेटा हमेशा ही कैसा होता है, सिंगल बॉन्ड हमेशा ही सिग्मा बॉन्ड होता है। तो ये कैसी ज्योमेट्री बन रही है आपके सामने, लीनियर ज्योमेट्री बन रही है। तो आप क्या बोल सकते हो, 180 डिग्री का एंगल यहाँ बनेगा, और इस तरह से आप इस चीज को दिखा सकते हो। पाई बॉन्ड यहाँ नहीं बनेगा, बिकॉज देयर इज नो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। आई होप कि एसपी क्या होता है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट बेटा हम देखते हैं आपका, यही चीज समझते हैं आपके sp2 के बारे में। देखिए अब देखिए बेटा, नेक्स्ट आपके सामने sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन की बात अगर हम करते हैं यहाँ पे, तो हम क्या बोलेंगे, इन दिस हाइब्रिडाइजेशन देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ 1s and 2p orbitals, 1s and 2p orbitals, 2p orbitals in order to form a 3 covalent sp2 hybridization। तो मैं पहले समझा चुका हूँ। ऑब्वियस बात है, इसमें क्या होगा आपका, यहाँ पर आपका एक s और जो 2p है इनमें फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे एक रह जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएंगे। तो इस तरह से आपका ये बनके तैयार होगा, आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल बनके तैयार हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, परसेंटेज कैरेक्टर की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो कभी कभी सवाल पूछता है कि बताइए परसेंटेज कैरेक्टर एस का कितना होगा और पी का कितना होगा। तो आप क्या बोलोगे,
एस का कितना दिख रहा है, 1 दिख रहा है, कितने पी टोटल है, टोटल 3 है, तो आप इसको 33.33% के आसपास बोल सकते हो। पी का कितना 2 दिख रहा है, 2/3, तो इसको आप कितना बोल सकते हो, 66.67% के आसपास इसको बोल सकते हो। ये तो आप सिंपल सी बात कर सकते हो। द 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल सो फॉर्म, यहाँ जो ज्योमेट्री आपकी बनती है, जो शेप आपकी बनती है, वो क्या बनती है आपकी, ट्रायगोनल प्लेनर आपकी बनती है। ट्रायगोनल प्लेनर का मतलब आपका ए ऐसे है, बी ऐसे है, बी ऐसे है और बी ऐसे, इस टाइप की आपकी बनती है, इस तरह से आपकी बनती है ट्रायगोनल प्लेनर। सब के सब प्लेन में है, तीनों तीनों बॉन्ड आपके, तो उसको हम बोलते हैं आपका ट्रायगोनल। एक बार एक एग्जांपल के थ्रू इस बात को समझ लेते हैं। चलिए एग्जांपल हम लेके चलते हैं इस पर आपका BCl3 का, बोरॉन ट्राइक्लोराइड का। तो जब हम बात करते हैं बोरोन ट्राइक्लोराइड की या बोरोन क्लोराइड की हम बात करते हैं, तो यहाँ पे कैसे बनेगा आपका बॉन्ड, तो आप सिंपली बोल दो कि सर देखिए यहाँ पर बोरोन की अगर मैं बात करता हूँ, बोरोन सेंट्रल एटम है, तो बोरोन का मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने की कोशिश करता हूँ, तो ये निकल के आएगा 1s2 2s2 एंड 2p1। ठीक है, अब मैं आपको इसका अगर प्योर बना के दिखाऊंगा एक बार, तो सिर्फ मैं आउटर वाले का दिखाऊंगा इसका मतलब, तो आउटर वाले का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इस तरह से, और 2p1 हो जाएगा आपका इस तरह से। ठीक है, जब मैं हाइब्रिड इसकी बनाने की कोशिश करता हूँ, तो मैं क्या बोलूंगा, देखिए सर हाइब्रिड बनाने में क्या करोगे, आप सबको बांट दोगे, आप सिंगल सिंगल बना दोगे, यहाँ से एक निकल के यहाँ चला जाएगा, तो यहाँ पे आपके 3sp, ये आपका एक s, ये आपका एक p। ठीक है, तो मिलके क्या हो गए, यहाँ पर आपके मिलके आ गए, यहाँ पे आपके मिलके आ गए एक, ये sp2, ये भी sp2 और ये भी sp2, 3 sp2 आपके सामने मिलकर बन गए। अगर मैं इसको बनाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे आपके सामने एक बार, तो देखिएगा। ठीक है, बोरॉन की अगर मैं बात करता हूँ, तो बोरॉन, अब मेरे को शब्दों का बेटा सब कुछ मैं वापस बनाने की जरूरत नहीं कि s के 3 लेके आ रहा हूँ, 4 लेके आ रहा हूँ, सब बनाने की जरूरत नहीं। जब मैं इसका बॉन्ड आपके सामने बनाऊंगा, तो b अगर आपका ऐसे बन रहा है, तो b का जो भी बनेगा वो s और p के कॉम्बिनेशन से बना है ना, b का जो भी बनेगा वो s और p के कॉम्बिनेशन से बना है, तो वो यहाँ से कुछ इस तरह का बनेगा, यहाँ से कुछ इस तरह का बनेगा कि ये छोटा सा माइनस और बड़ा सा प्लस। ठीक है, ऐसे यहाँ पे छोटा सा माइनस और ये बड़ा सा प्लस। नहीं समझ में आ रहा, इसको लेकर डाउट नहीं करना है। ये डायग्राम एक माइनस का छोटा, प्लस का बड़ा, फिर माइनस का छोटा, प्लस का बड़ा, और ऐसे यहाँ पे माइनस का छोटा और प्लस का बड़ा। ठीक है, इस तरह से बनते हैं। और CL क्या होंगे, CL का मैंने आपको पिछले उसमें भी समझाया था आपका, उसमें से आप जाकर देख सकते हैं। CL को जब यहाँ से अटैच करूंगा, तो Cl यहाँ पे क्या करेगा अपना, Cl का प्लस, ठीक है, और Cl का माइनस, तो Cl बस तो P का ही करेक्टर है बस, Cl। ठीक है, यहाँ पर भी क्या होगा, Cl इस तरह से आएगा और Cl इससे जुड़ जाएगा। ठीक है, मैंने एक बात पे ध्यान देना है, यहाँ पे माइनस के मैंने जो B के छोटे क्यों बनाए, क्योंकि हाइब्रिड में ऐसा होगा कि प्लस वाले बड़े बन जाएंगे और हाइब्रिड में छोटे बन जाएंगे उसके, तो Cl बन जाएगा यहाँ पे, और ऐसे ही Cl आपका यहाँ से अटैच हो जाएगा Cl, तो ये आपके Cl जुड़ गए। तो ये जो फिगर आपके सामने बनकर तैयारी हो रही है कैसी है, BCl यहाँ पे, एक Cl यहाँ पर और एक Cl यहाँ पर। ठीक है, सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा। फिगर का नाम क्या हो जाएगा आपका, ट्रायगोनल प्लेनर विल बी द आपका शेप का नाम हो जाएगा। आई होप कि समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेते हैं एक बार। देखिए 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 बेटा, अब नेक्स्ट क्या कर रहे हैं हम, sp3 हाइब्रिडाइजेशन देखने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या होगा आपका, यहाँ पर आपका जो चीज देखने को मिलेगी उसको देखते हैं एक बार। देयर इज ए मिक्सिंग ऑफ, ये मैं पहले समझा चुका हूँ, 1s ऑर्बिटल और 3p ऑर्बिटल्स टू फॉर्म 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, इक्विवेलेंट शेप और एनर्जीज के। यहाँ पर 25% s कैरेक्टर एंड 75% p कैरेक्टर होगा हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये निकाल सकते हो आप ना, sp3 है, देखिए sp3 है, तो इसमें आप क्या बोलोगे, टोटल 4 बन रहे हैं। ठीक है, एक s का है, 3 p के हैं, तो s का कैरेक्टर कितना हो जाएगा, 1/4 यानी 0.25 यानी 25%। सिमिलरली आप जब p का निकालोगे 3/4 विच इज 0.75 यानी आप इसको 75% भी बोल सकते हो। तो ये तो बहुत सिंपल होगा निकालना। द 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स सो फॉर्म द डायरेक्टेड टुवर्ड्स द 4 कॉर्नर्स। ये है आपकी ज्योमेट्री जो आपको याद होनी चाहिए, टेट्राहेड्रन। याद रखिए, ये सब चीजें हम आपका वेस्पर थ्योरी में भी पढ़ चुके हैं, तो जो चीज वेस्पर थ्योरी में आ रही है वही चीज यहाँ निकल के आ रही है। अच्छी बात है ये, बस इसको एक नए तरीके से पढ़ रहे हैं। देखो सारे थ्योरीज हम पढ़ने का रीजन यही तो होना चाहिए, सारी थ्योरी थी ठीक, बस उनमें कुछ कमियां थी कि भाई कुछ बड़ी चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, इसलिए हमें एक्स्ट्रा थ्योरी की जरूरत पड़ रही थी, सारी थ्योरी ठीक, वरना उसको पढ़ी क्यों रहे होते। अब देखिए नेक्स्ट बात करते हैं, इसका एग्जांपल ले लेते हैं। कोई एग्जांपल वैसे बेटा मैं ले चुका हूं, पर फिर भी मैं एग्जांपल और लेता हूं आपके सामने। CH4 का एग्जांपल अगर मैं आपके सामने लेके चलता हूं, तो CH4 में क्या होगा, वो मैं गंदा सा डायग्राम नहीं बनाऊंगा सामने ताकि आपको कंफ्यूजन हो फालतू का। तो
जब CH4 की बात करता हूँ, देखो होगा क्या, CH4 में सेंट्रल एटम C है, CH का बनाऊंगा तो 1s2 होगा, 2s2 होगा और 2p 2 हो जाएगा, 6 होता है ना इसका एटॉमिक नंबर C का, तो हम उसकी बात कर रहे हैं। तो उस हिसाब से जब मैं बनाऊंगा इसको, तो इसमें बनाने के बाद क्या होता है, गड़बड़ क्या होती है, इसमें आपके 2p आने वाले, तो p आपके, आपने Z और Y वाले मानो ले लिए, ठीक है, आपने Z और Y वाले मानो ले लिए, तो उसके बाद कंबाइन होने के बाद क्या बनेगा, जो हाइब्रिड बनेगा ना, हाइब्रिड में क्या बनने वाला है, आपके 4 बनने वाले, ठीक है। जब आपके हाइब्रिड बनने वाले हैं sp3 के, तो 4 बनने वाले हैं। वो पता कैसे कैसे बनेंगे, मैं आपको बस दिखा दे रहा हूँ। एक इस तरह से बन जाएगा, ठीक है, एक और आपका एक नीचे की तरफ बन जाएगा, ठीक है, और एक आपका इस तरह से बन जाएगा और एक आपका इस तरह से बन जाएगा, और ये सब बड़े बड़े होंगे प्लस प्लस वाले, जो छोटे छोटे वाले होंगे वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। बस ये समझ लो, ये चीज ज्यादा डीप में नहीं सब चीजों को पढ़ना है, ठीक है। तो ये आपका इस तरह से बन जाएगा। अब होता क्या है, इनके साथ में अटैच होंगे आपके, इनके साथ में अटैच होंगे आपके H हाइड्रोजन के। इनको ज्यादा ध्यान से नहीं देखना, इनको देख के आप बच्चा कंफ्यूज होता है। आप बस ये सोचो, C है मेरा यहाँ पे, ठीक है, C है मेरा पे, C का यहाँ पे प्लस जुड़ा हुआ है, ठीक है, उसके साथ में H का आके जुड़ गया, अब H के पास में S होता है, बस H के पास में P नहीं होता, तो आप H का जुड़ गया यहाँ पे आके, तो एक H यहाँ पे जुड़ गया, ठीक है। सिमिलरली अगर हम बात करें यहाँ पे आपका प्लस प्लस, ये प्लस प्लस का मतलब ये नहीं है कि साइन आप कह रहे हो सर H प्लस और ये सब प्लस प्लस के जुड़ सकते हैं, ये सिर्फ आपकी स्पिन दिखाने की कोशिश कर रहा है आपका, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो थोड़ा सा अटैच होने के बाद देखो, जब आपका sp बना, जब आपका sp3 जो बनता है ना, कार्बन का जो sp3 बनता है, वो ऐसा बनता है कि इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से बनता है। लेकिन जब इस पे हाइड्रोजन अटैच होंगे ना, आपके हाइड्रोजन जुड़ेंगे, तो उनके बीच में फिर रिपल्शन होगा, उनके बीच में फिर रिपल्शन होगा। रिपल्शन की वजह से क्या होता है, ये थोड़ा नीचे हो जाता है, ये थोड़ा सा दाएं खिसक जाता है, ये थोड़ा सा और अलग, सब अलग दूर दूर हो जाता है। फिर यहाँ पे आपका H अटैच हो जाएगा, फिर यहाँ पे आपका H अटैच हो जाएगा, और यहाँ पे आपका H अटैच हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो सिंपल कंपाउंड देखो, CH बनेगा ऊपर, यहाँ बनेगा H ऐसे, यहाँ बनेगा H ऐसे, और एक बनेगा H पीछे की तरफ, तो वो बैकग्राउंड में आपका चला जाएगा। तो इस तरह से बनते हैं आपके सारे के सारे कंपाउंड। अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि बॉन्ड के नाम क्या होंगे, तो सिंगल बॉन्ड है सिग्मा, सिंगल बॉन्ड है सिग्मा, सिंगल बॉन्ड है सिग्मा, सिंगल बॉन्ड है सिग्मा। तो इस तरह से आपके सारे के सारे बॉन्ड यहाँ पे बन के तैयार होते हैं। तो ये एग्जाम्पल हो जाएगा CH4 का। आई होप कि एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए बच्चों, आगे हम देखते हैं आपके कि ये कुछ मैंने स्पेशल एग्जाम्पल आपको बताने हैं जहां पर आपका डबल बॉन्ड भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा। जैसे एक स्पेशल एग्जाम्पल है, उसको मैं देख लेते हैं, जहां पर आपके एक ही एग्जाम्पल में आपको sp भी दिख जाए, sp2 भी दिख जाए और sp भी दिख जाए। याद रखना, sp3 जहां दिख रहा है आपको, वहां पर ज्यादातर आपको सिंगल बॉन्ड ही देखने को मिलेंगे। एग्जाम्पल समझते हैं, आप समझिए एग्जाम्पल समझते। एग्जाम्पल बनाता हूं मैं C2H4 का, ठीक है, इसको हम बोलते हैं आपका ईथेन, इसको हम बोलते हैं आपका ईथेन। C2H4 में हुआ क्या, अगर मैं सीधे सीधे बना दूं ना यहाँ पे, तो पहले डायरेक्ट समझ लो, इस C और C के बीच में बॉन्ड बनेंगे, तो H के सॉरी C2H6 होगा ईथेन, ठीक है। तो तीन आपके ऐसे 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 H पे अटैच होंगे, ठीक है, और तीन आपके इस पे ऐसे ऐसे और ऐसे अटैच होंगे आपके इस C पे। तो इस तरह से आपके अटैच हो रहे हैं। थोड़ा सा अगर आप ध्यान दोगे, थोड़ा सा अगर आप ध्यान दोगे, तो ये जो आपका पार्ट बन रहा है ना बेटा, ये वाला जो पार्ट बन रहा है आपका, ये वाला, ये आपका देखोगे इसको, तो ये आपका sp3 है, और इसको थोड़ा देखोगे तो ये भी क्या है, आपका sp3 है। इस वजह से क्या है आपका ये, इस वजह से ये ट्रायगोनल प्लेनर होगा, ये वाला पार्ट ट्रायगोनल प्लेनर, ये वाला पार्ट ट्रायगोनल प्लेनर, ठीक है। तो सब जगह सिंगल बॉन्ड है, तो बिना सोचे समझे आप ये बोल सकते हो सर सब जगह सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, तो ये आपका सिग्मा बॉन्ड होगा, ये भी 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 सिग्मा बॉन्ड होगा। कुछ भी सोचने की फालतू जरूरत नहीं है, सारे बॉन्ड बड़े आप इजीली बना के तैयार कर सकते हो, और वो आपको गोले गोले बनाने की जरूरत यहाँ पे समझने की जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, तो मैंने लिख दिया C2H4, तो यहाँ पे हो गया आपका, इसको हम बोलते हैं ईथीन, इसको हम बोलते हैं बेटा ईथीन। इसमें अगर मैं बनाने की कोशिश करूँ, ध्यान देना, यहाँ पे C, यहाँ पे C, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, यहाँ पे C और H के बीच में तो साफ सी बात है ये S है, और S हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाता है। यहाँ पे H, तो S हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाता है, H हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाता है, H हमेशा सिंगल बनाता है। 4 थे तो खत्म हो चुके हैं, तो ये भी सिग्मा होगा, ये भी सिग्मा होगा, सिग्मा। मैंने बताया था S से सिग्मा, S से सिंगल और S से स्ट्रॉन्ग, तो ये सारे हो गए। अब आपका सबसे पहले C और C के बीच में एक तो क्या लग जाएगा, सिग्मा बॉन्ड लग जाएगा, और सिग्मा बॉन्ड को आप सिंपल
आप दर्शाते हो उसको, सिग्मा बॉन्ड को आप सिंपल दर्शाते हो सीधी लाइन से। लेकिन अब इसके बीच में एक और बॉन्ड की जरूरत मुझे पड़ेगी, क्योंकि मुझे सी को सेटिस्फाई भी तो करना है। 1 2 3 4 5 6, एक और बॉन्ड बनना चाहिए, डबल बॉन्ड बनना चाहिए ना। तो उसके लिए यहाँ पे क्या होगा, एक पी बॉन्ड भी आएगा। और याद करो मैंने आपको जब पीपी ओवरलैपिंग पढ़ाई थी, जब मैंने आपको पीपी ओवरलैपिंग पढ़ाई थी, अच्छे से याद करो उस चीज को। जब मैंने आपको पीपी ओवरलैपिंग पढ़ाई थी तो मैंने क्या कहा था कि जब आपकी पीपी ओवरलैपिंग आएगी और वो हेड ऑन नहीं हो रही है। हेड ऑन क्यों नहीं हो रही बेटा, क्योंकि आपकी पहले ही सिंगल बॉन्ड बन चुका है यहाँ से। अब इस पास में एक ही चांस बचा है, वो भी साइडवेज का। क्यों, क्योंकि जो साइडवेज पता है कहाँ से आएगा, वो लोन पेयर से आएगा। तो पहली बात तो यहाँ पर आपका सिग्मा बॉन्ड पहले ही बन चुका है। अब इसके पास में सी के पास में चांस क्या बचा है कि मैं साइडवेज ओवरलैपिंग करूंगा। जब पीपी का साइडवेज ओवरलैपिंग होती है तो मैंने आपको समझाया था कि इस तरह से एक पी, इस तरह से एक पी आपका जब अटैच होते हैं तो बनाते कैसे हैं, वो इस तरह से आपका पीपी बनाते हैं। बताया थी ये चीज सब कुछ, इस तरह से क्या बनाते हैं, आपका पीपी बनाते हैं। और ये क्या होता था आपका, ये पाई बॉन्ड कहलाता है। तो यहाँ पर भी जब आप उसको दर्शाना चाहोगे तो या तो आप इसको यहाँ पे, आप यहाँ पे इसको डायग्राम के थ्रू बनाना चाहते हो तो आप इस तरह से बनाओगे यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे बनाओगे इस तरह से। और आप बोल दोगे कि ये क्या होगी, पाई, और इन दोनों के ऊपर पाई लिखोगे क्योंकि दोनों ही पीपी हैं। बच्चा इन दोनों को देख के कई बार घबरा जाता, बोलता है कि ये क्या सर, होना तो डबल बॉन्ड चाहिए था, आपने इसके ऊपर ये दो दो क्यों बना दिए। ये दोनों एक ही के पार्ट हैं, ये दोनों एक ही चीज हैं, लेकिन बस फर्क क्या है आपका कि आप ये दोनों बना इसलिए रहे हो क्योंकि पीपी जब भी साइडवेज ओवरलैपिंग करता है तो वो ऊपर भी होता है और वो नीचे भी होता है। ये बात समझने वाली बात थी। बाकी क्या है कि आपका ये सी अगर आप थोड़ा ध्यान दोगे तो ये सी, ये एच और ये सी, ये sp2 है। यहाँ पे ये सब पूरा sp3 में था, यहाँ पे ये पूरा sp3 में था, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, ये आपका sp2 में है कार्बन, ये कार्बन भी sp2 में है, और ये कार्बन भी क्या है आपका sp2 में है। इसीलिए ये तुम अगर थोड़ा ध्यान दोगे यहाँ पे, तो अगर थोड़ा ध्यान दोगे तो यहाँ पर जो तुम्हारा ये है, ये एक प्लेन में है, ये एक प्लेन में है ऐसे करके, ठीक है। ये एक केस में है आपका, एक प्लेन में है, और ये पूरा एक प्लेन में जाके ये भी क्या होगा आपका, एक प्लेन में होगा, ठीक है। ये सारे एक प्लेन में, ट्रायगोनल प्लेन का जो पार्ट बनता है, ये एक ट्रायगोनल प्लेन है, ये एक ट्रायगोनल प्लेन है, लेकिन ये इसके बाहर निकलता हुआ आ रहा है। बताया था इंटरनल एक्सिस के पहले परपेंडिकुलर। जिसको नहीं समझ में आ रहा प्लीज जाके पीछे देखिएगा, इस सब मैंने आपको बहुत पहले अच्छे से समझा रखा है कैसे आपका ये चीज पीछे जाके जरूर देखना, आपको वहां पे सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल मैं लेता हूँ इथाइन का। नेक्स्ट एग्जांपल मैं किसका ले रहा हूँ, आपका इथाइन का। इथाइन जो होता है उसको हम बोलते हैं C2H2। नेक्स्ट है आपका एग्जांपल इथाइन का जिसको हम बोलते हैं C2H2। तो देखिए C2H2 में क्या होगा, देखिए C2H2 इसको हम बोलते हैं आपका इथाइन। अगर हम इथाइन की बात करें बेटा यहाँ पे, तो यहाँ पे इथाइन को देखिए एक सेकेंड, ये होता है C2। तो पहले आप C बना दो यहाँ पे, यहाँ C बना दो। H हमेशा H होता है वो सिग्मा बॉन्ड ही बनाता है, तो ये H ये H, ठीक है, ये सिग्मा ये सिग्मा, ये H और ये H, ठीक है। सॉरी यहाँ पे तो चार ही दो ही H है, तो इतने ज्यादा नहीं बांट सकते, हमें H कम करने पड़ेंगे थोड़े से। तो ये H C के साथ ऐसे जुड़ जाएगा, ये H C के साथ ऐसे जुड़ जाएगा, और एक तो मिनिमम इनके बीच में होगा ही। तो ये सिग्मा ये सिग्मा ये सिग्मा बन गए, ठीक है, ये बन गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये दो बॉन्ड जुड़ने की वजह से क्या हो जाता है, यहाँ पे sp बनना चाहेगा। अभी बात ये है कि C का ऑक्टेट पूरा हुआ नहीं, 1 2 3 4 ही हुए हैं, अभी 4 की जरूरत और है। इसका मतलब इसको दो डबल बॉन्ड बनाने पड़ेंगे। दो डबल बॉन्ड बनाने का क्या सेंस, थोड़ा सा यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम बनता है, समझ जाओ तो बहुत बड़ी बात, नहीं समझो तो डरना मत, बस और कुछ नहीं, ठीक है, वो समझना अच्छे से। तो उसमें क्या होता है, इस बार आपको यहाँ पर दो p के ऑर्बिटल्स क्या करेंगे, आपके साइडवेज ओवरलैपिंग करेंगे। सर हेड ऑन क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि बेटा हेड ऑन तो पहले आपका सिग्मा कर चुका है, हेड ऑन करने से सिग्मा बनता है, ठीक है, वो पहले खत्म हो चुका है, तो वो ओवरलैपिंग करेंगे। और आपके क्योंकि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड करने वाला, तो दो p ऑर्बिटल्स के आपके यहाँ पे हेड ऑन साइडवेज होने वाले हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम बनेगा। तो एक अगर आपने बना दिया इस तरीके से अजीब से प्लेन में, तो ये भी क्या बनेगा, इस तरफ प्लेन में बनेगा। और एक अगर आपने बना दिया इसको दूसरे प्लेन में, देखिए कौन से प्लेन में, कोई नया प्लेन लो ऐसे करके ऊपर की तरफ, एक अगर आपने बना दिया ऐसे प्लेन में, ठीक है, तो दूसरा भी कैसे बन जाएगा, ऐसे प्लेन बन जाएगा। तो इस तरीके से क्या बनता है आपका, इसको भी हम क्या बोलेंगे, इसको भी हम पाए बोलेंगे, इसको हम पाए बोलेंगे। दूसरा आपका क्या हो जाएगा,
दूसरा अगर हम दिखाना चाहें आपका, तो ये भी पाई हो जाएगा और ये भी पाई हो जाएगा। अब ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं सिंपली फॉर्म में आपको कुछ दिखाना चाहूँ, अगर आप सिंपल इसको बनाना चाहते हैं स्ट्रक्चर को, तो आप सी सी ऐसे लिखते, जो कि आप पहले बना के आ चुके हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर में। तो एच एच ऐसे बना देते, एच एच ऐसे बना देते, ठीक है, और यहाँ पे क्या बनाते हैं, डबल बॉन्ड बनाते। ये कैसा बनता है, डबल बॉन्ड को देखते आप ये तो समझ जाओगे कि यहाँ पे एक पी कैरेक्टर तो पक्का आ रहा है, एक पी कैरेक्टर तो पक्का आ रहा है, तो ये होता है sp बन जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, sp2 और sp2 बन जाएंगे। ठीक है, समझ लो इस बात को, अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड बन रहा है तो सिर्फ और सिर्फ sp3 तो नहीं है, वहाँ पे sp2 कैरेक्टर या sp कैरेक्टर देखने को आपको वहाँ पे पक्का मिलने वाला है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे आपका, तो यहाँ पे दो दो पाई आपके बन के तैयार है, यहाँ पे दो दो पाई बन के तैयार है, यहाँ पे सिग्मा, यहाँ पे सिग्मा। तो इसको मैं सिंपली अगर लुईस डॉट स्ट्रक्चर से बना दूं, तो सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी और यहाँ पे एच, तुम देखोगे कि यहाँ पे कैसा कैरेक्टर है, यहाँ पे आपके ये sp कैरेक्टर शो कर रहा है, और ये भी क्या शो कर रहा है, आपका sp कैरेक्टर शो कर रहा है। और sp कैरेक्टर क्या होता है, लीनियर। तुम देखोगे पूरा का पूरा डायग्राम कैसा बन के आ रहा है, आपका लीनियर बन के आ रहा है। एक सी को देख के आप लीनियर बोलोगे, सारे दोनों सी को देखे नहीं, ये सी यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, लीनियर, ये सी यहाँ से तो क्या है, लीनियर। अब लाइन और लाइन को जोड़ोगे तो पूरी लाइन क्या बनेगी, सीधी बनेगी, इसलिए पूरा स्ट्रक्चर क्या होता है, लीनियर ही बन के आपके सामने तैयार होता है। ये आपके सामने क्या स्ट्रक्चर बनके तैयार हो बेटा, लीनियर स्ट्रक्चर बनके तैयार होता है। तो ये आपको अच्छे से आई होप समझ में आया होगा। ज्यादा इन गुब्बारों और गोल गोल के चक्कर में मत पड़ो, डाउट क्रिएट हो जाएगा। बस आपको समझना क्या है कि इस ट्रिपल बॉन्ड में जो बीच वाला है, जो बीच वाला नहीं, तो सबसे एक बॉन्ड कैसा होगा, आपका सिग्मा होगा, बाकी दोनों होंगे क्या, पाई पाई। अब आप एक चीज देख के आ रहे हो, जब आपके सिर्फ देयर इज ओनली सिग्मा, तब आप sp3 देख रहे थे, व्हेन देयर वाज वन सिग्मा एंड वन पाई, ठीक है, तब आप क्या देख रहे थे, वहां पे sp2 देख रहे थे। एंड व्हेन यू आर सीइंग इट, कि वहां पर आपका क्या है, आपके वन सिग्मा, सिग्मा तो बेटा हमेशा होगा, और 2 पाई बॉन्ड्स देख रहे थे, वहां पे sp कैरेक्टर आ गया। ठीक है, sp वहां पे हाइब्रिडेशन देखने को मिले। तो ये चीज को भी आप नोट करना, आगे काम आएगी। नेक्स्ट चीज और लास्ट चीज जो है आपकी हाइब्रिडाइजेशन में, वो होती है व्हेन देयर इज हाइब्रिडेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डी ऑर्बिटल्स। तो उसको भी अब हम आखिरी में देख लेते हैं, देखिए जल्दी से। अब देखिए हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एलिमेंट्स एनवायरमेंट डी ऑर्बिटल, मैंने आपको बताया था कि D2 sp3 sp2 इनके बारे में हम बात करेंगे, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं, पर थोड़ी बहुत तो बात हम यहाँ पे करेंगे ही। ठीक है, बहुत ज्यादा डिटेल में हम इनको आगे जाके पढ़ेंगे। अभी हम इनके बारे में कुछ कुछ चीजें पढ़ने वाले हैं, जितनी आपके लिए इस चैप्टर के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है। द ऑर्बिटल्स अंडरगोइंग हाइब्रिडाइजेशन ऑलमोस्ट हैव इक्वल एनर्जी। ये चीज मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताई थी, ये चीज मैंने क्या थी, आपको स्टार्टिंग में भी बताई थी कि कुछ एजम्पशंस होते हैं, और मैंने कहा था ये मैं वापस से रिपीट करूंगा, इस चीज को ध्यान देना। तो हम ये पाते हैं कि ऑब्वियसली आपके जब 3s 3p, जब हम आगे आगे जाते रहेंगे 3d, क्योंकि सबके सब वैलेंस शेल हैं, ठीक है, एक ही वैलेंस शेल है n नंबर n इक्वल टू 3 पे, तो इनकी जो एनर्जीज होती है ना, वो कैसी होती है आपकी, कंपेरेबल, मतलब लगभग आसपास होती है, कंपेरेबल एनर्जीज, क्या ना, ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट का मतलब होता है कंपेरेबल, मतलब बहुत आसपास होती है, कंपेरेबल एनर्जीज हैं, ठीक है इनकी। ठीक है, सिमिलरली हम ये भी पाते हैं कि आपका जो 3D होता है, ये भाई ये तो एक्सपेरिमेंट ही होता है, और 4s और 4p की जो एनर्जी होती है ना, ये भी क्या होती है बेटा, ये आपस में कंपेरेबल होती हैं, दूसरे के बहुत आसपास होती हैं एनर्जीज। और मैंने क्या कहा कि हाइब्रिडाइजेशन होने के चांसेस कब ज्यादा होते हैं, जब आपके ऑर्बिटल्स में एनर्जीज क्या होती हैं, लगभग इक्वल होती हैं। तो ये पाया जाता है कई बार कि आपका अगर पहले s, ठीक है, पहले s फिर p और बाद में d के इलेक्ट्रॉन्स अगर आपस में हाइब्रिडाइज करते हैं, अगर पहले 3s फिर 3p, पहली बात तो 3 के बाद ही d आएगा, 2 पे तो d आते ही नहीं है, और फिर 3d के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आपस में मिलके बनाते हैं, तब आपके क्या बनते हैं वहां पे, तब आपके वहां पे बनके तैयार होते हैं, वहां पे sp3d बन जाएगा, ठीक है, वहां पे sp3d2 बन जाएगा, और फिर वहां पे sp3d2 या d3 बन के तैयार होता है, मतलब इस तरह के बन के आपके सामने तैयार हो सकते हैं उस टाइम पे। ठीक है, और जब आपके फिर क्या होगा यहाँ पे, अब इसमें क्या होगा, मान लीजिए पहले आपका आ गया डी वाला, फिर आपका आ गया एस वाला, और फिर आ गया आपका पी वाला, तो यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे 3D वाले की एनर्जी भी 4s के बराबर, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन इसके पास भी भेज सकता है, तो उस टाइम पे इनके आपस में हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में तैयार हो जाएंगे। तो अगर पहले डी वाले का इस्तेमाल होके, अगर पहले वाले का डी वाले का इस्तेमाल होके अगर इलेक्ट्रॉन
पहुंचते हैं तो यहाँ पर आपको DSP2, DSP3 या D2SP3, DSP3 या D2SP3 हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलती है। बस फर्क इतना है, जब आप पहले एस और पी का इस्तेमाल करके फिर बाद में डी पे आते हैं तो पहले sp3d2 लिखोगे, sp3d लिखोगे। जब डी को आप डी के इलेक्ट्रॉन को आप बाद में भेजते हो, डी के इलेक्ट्रॉन को आप बाद में भेजते हो और उनका इस्तेमाल करते हो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाने का एस और पी की हेल्प से, तो आप उनको डी से पहले लिखते हो बाद में से लिखते हो। इतनी जानकारी आपको पता होनी चाहिए DSP3 और इनके बारे में। और छोटी मोटी जानकारी हम फिर से बता रहे हैं, वापस से हम पढ़ेंगे जब हम आपका पढ़ेंगे अच्छे से डिटेल में डी ब्लॉक एलिमेंट्स में, बहुत ज्यादा डिटेल में इन सब चीजों को जाके पढ़ेंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही पढ़ना है। बाकी एक टेबल आपको एनसीईआरटी में दे रखी है, मैं वो टेबल आपको दिखा देता हूँ। उस टेबल के अकॉर्डिंग आपको जाना है और उस टेबल में आपको जितना दे रखा है उससे ज्यादा आपको उसको पढ़ना नहीं है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना, क्योंकि वो फिर ये चैप्टर बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग। एक बार देखिए वो टेबल। देखिए बेटा, तो ये आपके कुछ चीजें हैं आपको जो याद करनी है। जब आपका DSP2 आपके सामने होता है, ठीक है, जब आपके सामने DSP2 होता है तो ये आपके कुछ फिगर्स हैं। DSP2 आपका स्क्वायर प्लेनर की आपके वहाँ पे शेप बन के तैयार होती है। इसमें क्या होता है, एक D बाद में फिर एक S और P के दो ऑर्बिटल्स आपस में शामिल होते हैं। एग्जाम्पल से होते हैं ये, मैं फिर से कह रहा हूँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, फिर भी आपको देखना है। sp3d में क्या होगा आपका, पहले एक S आएगा, फिर 3 P के आपके और फिर एक D के। तो sp3 एग्जाम्पल PCl5 और PF5। ठीक है, ये बस एग्जाम्पल याद होना चाहिए और ज्यादा डिटेल में आपको नहीं घुसना है। इसकी शेप कैसे होती है, ट्रायगोनल बाय पिरामिडल, ट्रायगोनल बाय पिरामिडल। ट्रायगोनल बाय पिरामिडल कैसा बनता है, इस तरह से शेप बनती है आपकी। ठीक है, एक ऊपर और एक नीचे, तो इस तरह से आपकी जो शेप बनती तैयार होती है इसको हम ट्रायगोनल बाय पिरामिडल बोलते हैं। ठीक है, स्क्वायर पिरामिडल बनता है आपका sp3d2 में। ठीक है, एक S का 3 P के और D के 2 और B और 5 वहां पे आपका बनके तैयार होता है। ऑक्टाहेड्रल आपके बनके सामने तैयार होता है बेटा। ऑक्टाहेड्रल कैसा होता है, ऑक्टाहेड्रल आपकी शेप इस तरह से होती है। ठीक है, एक ऐसे ऊपर फिर ऐसे इस तरह से। ठीक है, इस तरह से बनके आपके सामने तैयार होती है। ठीक है, तो ये आपका ऑक्टाहेड्रल होता है। और स्क्वायर पिरामिडल कैसा होता है, स्क्वायर में आप एक तरफ बना दोगे आप इसका स्क्वायर, ऐसे स्क्वायर बना दिया और ऊपर की तरफ बस आपने पिरामिड ले लिया इस तरफ से, तो ये हो गई। तो ये इसके इन दोनों में आपका ऑक्टाहेड्रल आता है। इसमें समझने वाली बात ये है, पर फिर से बता रहा हूँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये एग्जाम्पल आपको समझाना चाहिए। एग्जाम्पल आपका sp3d2 का होता है SF6, बाकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हम और भी बहुत ज्यादा डिटेल में इनको डी ब्लॉक एलिमेंट्स में पढ़ेंगे, मैं पहले समझा चुका हूँ। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ रहे हैं बेटा। यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने आपका समाप्त कर दिया है आपका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वीबीटी थ्योरी खत्म कर दी है। नेक्स्ट क्लास में हम आपका पढ़ने वाले हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। पर उसको स्टार्ट करने से पहले एक बात याद रखना, मैं आपके मेरिट्स और डीमेरिट्स बताऊंगा आपके वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के। देखो, कभी भी किसी नई थ्योरी को पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पुरानी थ्योरी में क्या कमी थी या उसमें क्या फायदा था, क्या नुकसान था, जिससे हमें नई थ्योरी की जरूरत पड़ी। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास को यहीं समाप्त कर रहे हैं। आई होप कि आपको अच्छी क्लास से समझ में आई होगी। अगर कोई भी आपको डाउट है तो प्लीज खुल के पूछ लें मेरे से कभी भी। Thank you very much for attending this class. I'll see you in the next class. Thank you very much.